हेलो जैन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आपको बहुत दिन से इंतजार था कि बायो की क्लास कब आएगी, तो आज से हमने स्टार्ट किया है यूपीएमएसपी पर जो पेपर आने लगे हैं उनको लेकर के, है ना। तो आज का अपना जो मॉडल पेपर होने वाला है बायोलॉजी का, वो ऑनगोइंग यूपीएमएसपी है, मतलब यूपीएमएसपी द्वारा स्वीकृत पेपर है। इसमें कोई ये नहीं है कि हमने अपने पास से कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, यानी बोर्ड जैसा पेपर बनाता है ठीक सेम पैटर्न का वही पेपर है। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए, मजा आएगा आपको। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट के आसपास। कोशिश करेंगे कि 1 घंटा 15 मिनट के अंदर ये क्लास खत्म की जाए, जिसको आपको पेपर में टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने इसके पूरे सिस्टम को एक हिसाब से डिजाइन कर लिया है पार्टीशन में, जैसे कि हमने एक पेज पर ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं, ऐसे ही थोड़े थोड़े करके सिस्टमेटिक ढंग से सेट कर दिया है पेपर। बस आप एंड तक बने रहिए और एक क्वालिटी पर पेपर सेट कर लीजिए और आराम से बस देखते रहिएगा साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझ लीजिए आप। समय मिलने वाला है आपको 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं 4। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के। तो आप देख सकते हैं इसको एक बार। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने अगर पुष्प जनन अंग ही है पहली बात तो, और पुष्प के अगर आपने जनन अंगों की बात की होगी तो उसमें आपको 4 अंग पढ़ाए गए होंगे, है ना। जिसमें से 2 जनन अंग, जिसमें एक पढ़ा होगा आपने जायांग और दूसरा आपने पढ़ा होगा पुमंग। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है और जायांग पुष्प का मादा जनन अंग है। आपने 2 सहायक भी अंग पढ़ ही रखे होंगे, जिनका नाम आपने पढ़ा होगा बाह्यदल पुंज और दल पुंज, है ना। तो यहां पर बात करते हैं, पूछ रहा है नर जनन अंग, है ना। तो नर जनन अंग होता है भैया पुमंग। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, तो ये रहा आपका आंसर, है ना। तो पहले वाले का ऑब्जेक्टिव उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जायांग इसका फीमेल पार्ट है। अगर इसमें मादा पूछता तो हम आंसर जायांग लगाते, और गुरु बीजारधानी भी जायांग का ही पार्ट है। परागण एक्चुअल में एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो परागकण मेल पार्ट में बनते हैं उन्हें फीमेल पार्ट, जिसको जायांग कहते हैं, उसकी वर्तिकाग्र तक भेजने का प्रोसेस है, जिसको आप परागण कहते हैं। इसके आपने 2 टाइप भी पढ़े होंगे, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है ना। तो इससे रिलेटेड एक आगे भी क्वेश्चन आया, तो ऑप्शन सुन लो एक बार। मां के लिंग गुणसूत्र से, जो कि गलत है। अंडाणु के माप से, इसका माप से कोई लेना देना नहीं, ना ही शुक्राणु की माप से इसका कोई लेना देना है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो एक ही तो ऑप्शन बचता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से। इसका मतलब है कि मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो याद रखेंगे पिता के लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। क्यों होता है इसको थोड़ा भी आगे बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां होता है, तो आपने पढ़ा होगा इसको कृषि में, चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में पढ़ा होगा। तो अब ऑप्शन ढूंढ लो। नंबर 1 चिकित्सा में, हाँ इसमें भी होता है। अब याद रखेंगे, कई बार बच्चे जल्दी में रहते हैं तो बस इसी को टिक कर देते हैं, है ना, आगे नहीं पढ़ते। तो कोशिश करिए कि चारों ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में भी होता है, अच्छी बात है। कृषि में भी तो होता है, तो इसका मतलब दोनों सही है। तो ऑप्शन इसका मतलब दोनों नहीं सही है, कोई और सही होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा इन दोनों में, है ना। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है। क्लियर हो गया ना ये सभी को। जो ऑप्शन नंबर 4 है किसी में नहीं, ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। कह रहा निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। तप्त स्थल को इंग्लिश में भैया हॉट स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। चलो इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बता देते हैं। हॉट स्पॉट बोले तो तप्त स्थल, एक्चुअल में ये ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। सिंपल कहें तो वे स्थान जहां पर जीवों की भांति भांति जातियां देखने को मिलती हैं, वो सभी स्थान क्या कहलाते हैं? हॉट स्पॉट। एक्चुअल में हॉट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका नाम ये है, और ये याद भी रखिएगा, हो सकता है अगली बार पेपर में यही आ जाए आपके, नॉर्मन मेयर, है ना। तो ये नाम याद रखना है सभी को। तो नॉर्मन मेयर ने कौन सा शब्द लॉन्च किया था? हॉट स्पॉट, है ना। अब कह रहा है कि हॉट स्पॉट इनमें से कौन सा है, तो आपको बता देते हैं कि भारत में 4 हॉट स्पॉट है। भारत में टोटल कितने हैं? 4। एक बार उन चारों के नाम लिख देते हैं। तो पहला नाम आप लिख सकते हैं हिमालय। हिमालय एक हॉट स्पॉट है, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा है सुंडालैंड, और जो चौथा है वो है पश्चिमी घाट। अब ऑप्शन में इसे मैच कर लीजिए अपने, है ना। तो निम्नलिखित में से भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल किसे माना जाता है? तो इन चारों में से जो ऑप्शन होगा बस वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 में
पश्चिमी घाट आप देखने को मिल रहा हो, है ना, यही अपना राइट आंसर है। कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को, बहुत अच्छी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के। याद रखेंगे ये कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 5, और इन सभी के लिए नंबर होने वाला है 1, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो 5 नंबर का होगा, और ये सब वन लाइनर होंगे, मतलब बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। तो पहला वाला आप देखते हैं, एक एक करके निपटा लेते हैं। का नंबर में क्या कह रहा है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखनी, केवल संख्या लिखनी है। तो क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और टर्नर दोनों ही लिंग गुणसूत्रों से रिलेटेड सिंड्रोम है, यानी कि 23वीं जोड़ी से रिलेटेड है। तो क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, नॉर्मल जो गुणसूत्रों के नंबर होते हैं उन्हें आप 2n या 2x भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्लाइनफेल्टर में क्या हो जाता है, 2n+1 हो जाता है, मतलब कि ये 47 हो जाता है। अब आप याद करो, लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं या एक्स एक्स होते हैं, है ना। तो जो एक बढ़ा वो इसी में बढ़ जाएगा, वो इस फॉर्म में हो सकता है ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं। जो बड़ा वाला गुणसूत्र है वो मान लीजिए ये वाला एक्स है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया क्लाइनफेल्टर, ठीक है। इनके कभी कभी लक्षण भी आएंगे, तो लक्षण अगर पूछा नहीं है तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम भी लिंग गुणसूत्र से ही रिलेटेड है, बट उसमें होता क्या है, उसमें भैया एक गुणसूत्र घट जाता है, और उसमें एक कंडीशन और भी है। याद रखेंगे, जो टर्नर वाली भैया कंडीशन होती है, यानी कि 45, वो केवल फीमेल में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है, फीमेल में। और फीमेल में तुम्हें याद होगा गुणसूत्रों को एक्स एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स एक्स। अब चूंकि 45 हो गया है, इसका मतलब एक एक्स गायब हो गया है। एक एक्स गायब होने का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई समस्या तो नहीं है, बहुत अच्छे। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, वो ये है, कभी कभी इन सिंड्रोमों के खोजकर्ता पूछ लेता है, और वो तुम्हारे बस केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड है। याद रखेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और एडवर्ड्स या पटाव या डाउन सिंड्रोम में जो पहले नाम लगे हुए हैं, एक्चुअल में सब वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के जो खोजकर्ता है वो यही नाम है, ठीक है ना। और याद रखेंगे ये वाला सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, तो ये वाला लिंग गुणसूत्रों से रिलेटेड है। याद रखेंगे ये ट्राइसोमिक अवस्था है, ये लिंग गुणसूत्रों की कौन सी अवस्था है, ट्राइसोमिक। और ये लिंग गुणसूत्रों के लिए कौन सी अवस्था है, मोनोसोमिक, क्योंकि इसमें एक घट गया है। जब एक बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएंगे, हर जोड़ी में 2 होते हैं, तो एक बढ़ेगा तो ट्राइसोमिक और एक घटेगा तो फिर मोनोसोमिक। कोई कंडीशन समझ में आ रही सभी को, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर खा की। क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है, नर जर्म कोशिकाएं, जर्म का सिंपल मतलब है जनन कोशिकाएं, नर जनन कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। आप हमेशा याद रखेंगे, शुक्राणु एक युग्मक है, और युग्मक का निर्माण केवल और केवल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। रीजन क्या है, क्योंकि युग्मक होते हैं अगुणित। युग्मक क्या होते हैं, अगुणित। अगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी। इसका मतलब यह हुआ कि शुक्राणुओं के निर्माण में कौन सा विभाजन भाग लेगा, तो अर्धसूत्री। कौन सा, अर्धसूत्री। तो आपसे सिर्फ पूछा है कि उस विभाजन का नाम बता दो जिसके द्वारा शुक्राणु बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर खा का बस ये आंसर लिखना है आपको, अर्धसूत्री विभाजन। क्या लिखना है, अर्धसूत्री विभाजन, बस खत्म। ये आपका आंसर हो गया, और आपका इसका 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गा नंबर की। गा नंबर क्या कह रहा है, आप देख पाएंगे सामने। क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो आपको बता दें, परागकण एक अगुणित कोशिका है, परागकण एक युग्मक है। सिंपल कहें तो पुष्पों का, पौधों का नर युग्मक है। जिस प्रकार मनुष्यों में नर युग्मक का नाम शुक्राणु होता है, ठीक उसी प्रकार पौधों में नर युग्मक का नाम क्या होता है, परागकण। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। परागकण मात्र कोशिका, इसका सिंपल मतलब है कि पराग कणों को बनाने वाली कोशिका। याद रखेंगे, जिस कोशिका से अगुणित कोशिका बनती है वो कोशिका हमेशा द्विगुणित होती है, मतलब 2n होती है। तो सिंपल कह रहा है कि पराग कण की जो मदर सेल होगी उसमें गुणसूत्रों के नंबर क्या होंगे, तो पराग कण की मदर सेल में आप लिखेंगे 2n गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, 2n गुणसूत्र होते हैं, बस खत्म। ये आपका 1 नंबर हो गया, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं घा नंबर की। घा नंबर में कह रहा है, उस एंजाइम का नाम लिखिए, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। याद होगा आपको, ये एक्चुअल में डीएनए चाकू या डीएनए कैंची के नाम से जाने जाते हैं, और इनके नाम आपने सुन रखे होंगे। चलो लिखते हैं, प्रतिबंधन
एंडोन्यूक्लिएज। तुम्हें ये वाला एंजाइम पढ़ाया गया होगा बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, है ना, क्योंकि ये काम का एंजाइम है, क्योंकि इसके द्वारा हम डीएनए को तोड़ने या डीएनए को काटने का काम करते हैं, ठीक है। और इनके कुछ खोजकर्ता, सॉरी, इस एंजाइम का खोजकर्ता आपने पढ़ा होगा नेथन्स एवं स्मिथ 1970, और ये खोजा गया था एक जीवाणु के द्वारा। उस जीवाणु का नाम पढ़ा होगा आपने, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, है ना। और ये वाले जो एंजाइम होते हैं उन जीवाणुओं में काम क्या करते हैं, एक्चुअल में जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं वो जीवाणुओं पर अटैक करके जीवाणुओं को ही निपटा देते हैं। तो ये वाला जो एंजाइम होता है वो जीवाणुओं को वायरस से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बात समझ में आई सभी को? तो ये वाला एंजाइम कौन सा है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, जो काम क्या करता है, डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, मतलब टुकड़ों में तोड़ देता है, इसलिए इसको डीएनए कैंची या डीएनए चाकू के नाम से भी जानते हैं। मे भी पेपर में यही आ जाए। इसके आपने कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ रखे होंगे, जैसे मुझे कुछ याद है, हिंद थर्ड, है ना, और बस एक ही याद है, बाम एच फर्स्ट, ये एक याद है, बाम एच फर्स्ट, है ना। और एक चीज और आपको बता देते हैं, ये वाला जो एंजाइम होता है वो डीएनए को ऐसा नहीं कि कहीं से भी काट देता है, काटने के लिए कुछ स्थान होते हैं निश्चित, जिन स्थानों पर ये काटता है डीएनए को, उन स्थानों का भैया एक नाम होता है, और तुमने पढ़ा होगा सही से, तो उसका नाम होता है पैलिंड्रोम्स। क्या नाम होता है? पैलिंड्रोम्स। और इसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा विलोम पद। क्या बोलते हैं? विलोम पद। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा की। समष्टि में परिकल्पित जो पिरामिड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो समष्टि में जो परिकल्पित पिरामिड होते हैं एक्चुअली वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है परिस्थितिकी पिरामिड, और दूसरा होता है आयु पिरामिड, है ना। तो इन दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि पेपर में इतना लिखना नहीं होगा आपको, ठीक है। आपसे सिर्फ पूछा गया समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, तो आप सिर्फ पेपर में ये लिखेंगे कि समष्टि में जो परिकल्पित पिरामिड होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो पारिस्थितिकी और दूसरा आयु पिरामिड। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बाकी की जो डिटेल है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें कुछ चीजें तो आपने पढ़ी भी होंगी कि पारिस्थितिकी पिरामिड का जो खोजकर्ता है वो एल्टन है, चार्ल्स एल्टन, है ना। चलो इसे लिख देते हैं कहीं पर, यहां लिख देते हैं, चलो, चार्ल्स एल्टन, है ना। इसलिए इन पिरामिडों का एक नाम और आपने पढ़ा होगा, एल्टन पिरामिड। कौन सा पिरामिड? एल्टन पिरामिड। एल्टन पिरामिड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका खोजकर्ता एल्टन है, ठीक है। एल्टन पिरामिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। वो आपको यहाँ पर लिखे मिलेंगे, ये देखो, संख्या का पिरामिड, जैव भार या जैव मात्रा का पिरामिड, और तीसरा भैया ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। इन पिरामिडों की खास बात यह है कि संख्या और जैव भार ये दोनों पिरामिड उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। पिरामिड पूछा जाएगा तो आपको डिटेल में समझा देंगे। और जो ऊर्जा का पिरामिड है वो ऑलवेज सीधा होता है, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। पिरामिड का जो अपना एक सिंबल होता है वो कुछ ऐसे बनता है, जिसमें याद रखना होता है कि उत्पादक हमेशा नीचे होता है। अगर उत्पादक की संख्या ज्यादा है तो पिरामिड बनेगा सीधा, और उत्पादक की संख्या कम है तो पिरामिड बनेगा उल्टा। कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा अपना आयु पिरामिड होता है, जो कि नीचे दे रखा है कि कौन सा पिरामिड ये शो करता है कि आबादी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, क्योंकि लघु उत्तरीय आपसे 2 टाइप में पूछे जाएंगे। कुछ लघु उत्तरीय आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे, और कुछ लघु उत्तरीय आपसे 3-3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इसका आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, है ना। और इसमें कितने क्वेश्चन है? सामने आप देखेंगे 5 क्वेश्चन है, ठीक। 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण का मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, आपको कुछ मैकेनिज्म पढ़ाए गए हो, जैसे मनुष्यों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण, और कछुआ और मगरमच्छ में लिंग निर्धारण। उसमें तो पर्यावरणीय होता है, मनुष्य में XX और XY वाला होता है, मधुमक्खियों में अगुणित और द्विगुणित होता है, पक्षियों में जो होता है वो मनुष्य के ही जैसा होता है, बट थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि हम लोगों में जो पुरुष होता है वो हेट्रोजाइगस होता है, मतलब विषमयुग्मजी होता है, और जो मादा होती है वो समयुग्मजी होती है। जबकि पक्षियों में यही कहानी ठीक उल्टा है, वहां पर जो पुरुष है वो समयुग्मजी है, और जो मादा है या कह लें जो नर पक्षी है वो समयुग्मजी है, और जो मादा पक्षी है वो विषमयुग्मजी है। इसका मतलब ये है कि नई संतान का जो निर्धारण करता है वो हमेशा मादा पक्षी करता है, नर पक्षी नहीं करता। जबकि मनुष्य का कॉन्सेप्ट ये है कि नई संतान का निर्धारण हमेशा पुरुष के गुणसूत्र करते हैं, ना कि मादा के गुणसूत्र, ठीक है। तो कहानी को समझते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। थोड़ी सी कहानी आप यहां पर देख पा रहे होंगे। कह रहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम्स Z और W के जरिए होता है, हम लोगों में X और Y के जरिए होता है, ठीक। पक्षियों में लिंग निर्धारण की जो मैकेनिज्म है वो इस प्रकार है। ज्यादातर जो पक्षी प्रजातियों में होता है वो Z क्रोमोसोम बड़ा होता है, सिंपल कहें तो डिटर्मिनेशन का काम Z करता है, ठीक।
यह आमतौर पर चौथा या पांचवा सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है। इसमें लगभग सभी ज्ञात सेक्स लिंक्ड जीन होते हैं, यानी लिंग से संबंधित जीन होते हैं। डब्ल्यू क्रोमोसोम बहुत छोटा या कह लें माइक्रो क्रोमोसोम होता है। इसमें बड़ी मात्रा में दोहरावदार अनुक्रम डीएनए पाया जाता है। और आप सामने नीचे गुणसूत्रों के नंबर देख पा रहे होंगे, नर पक्षी ZZ और मादा पक्षी ZW, है ना। चूंकि ये दोनों सेम है इसलिए इसको बोलेंगे होमोमॉर्फिक या होमोजाइगस कह सकते हैं। और मादा वाले में देखो ध्यान से, तो एक Z और दूसरा W, इसका मतलब वो चेंज है, इसको बोलेंगे हेट्रोमॉर्फिक या हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो यहां पर आप सिंबल देख पा रहे होंगे। ये वाला जब अंडा बना करके क्रॉस तीर मार दिया जाए तो इसको बोलते हैं मेल, और जब अंडा बना करके नीचे प्लस का साइन मार दिया जाए तो इसको बोलते हैं फीमेल। ये सिंबल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो नर पक्षी, नर के लिए यहां पर जो गुणसूत्रों का नंबर है वो भैया ZZ है, और मादा के लिए भैया ये ZW है, ठीक है ना। क्रॉस कैसे करते देख लीजिए आप। क्रॉस करने का सिंपल मतलब है गुणा करना, है ना। तो आप ये वाला Z उठाइए और उधर दोनों अंकों से गुणा कर दीजिए। ये वाला Z उठाएंगे, वापस दूसरे अंकों से गुणा कर देंगे, तो Z का क्या हो जाएगा। यहां मैथ मत लगाना कि Z स्क्वायर कर देंगे ना, Z लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वापस से इस Z को उठाएंगे और W से क्रॉस करेंगे, तो इसे बोलो क्या लिखा जाएगा। इसे लिखा जाएगा भैया ZW, ठीक। यहां पर आ जाते हैं, यहां अगर हम क्रॉस करें इस Z का तो आंसर बोलो क्या आएगा, ZZ, और वापस अगर हम इसका क्रॉस कर दें तो ये आएगा भैया ZW, ठीक है ना। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो सेम वाला भैया होता है मेल, ये बोलो फीमेल, ये बोलेंगे आप वापस से मेल, और ये बोलो फीमेल। तो अगर हम इनके रेशियो पूछ लें आपसे, नर पक्षी और मादा पक्षी का, ठीक है ना, तो नर पक्षी और मादा पक्षी, इसका भैया जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, उम्मीद करते हैं सभी को बराबर समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है, और ये सब 2-2 नंबर में, यानी अगर आप पेपर में इतना लिखते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है। पहली बात याद रखेंगे, साइंस, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह में याद रखना होता है कि नंबर आपके बहुत कम कटते हैं, हालांकि अंग्रेजी में थोड़े बहुत कट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहला काम ये वाला एक डायग्राम हो गया, ये वाला बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें आपने पढ़ा होगा। चलो कुछ चीजें बताते हैं आपको, कि जो डीएनए का व्यास होता है भैया वो 20 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्राम। तो जाहिर सी बात है कि अर्ध व्यास 10 एंगस्ट्राम हो जाएगा, जो इसकी ऐसे एक्सिस के इस तरफ और इस तरफ फैला होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अगली बात, इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक श्रृंखला 5' से 3' पर खत्म होगी, दूसरी 3' से 5' पर खत्म होती है। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ सिंबल दे रखे हैं, हालांकि पेपर में ये कुछ नहीं लिखना होता आपको। यहाँ पर रेड का मतलब एडेनिन है, और येलो का मतलब थायमीन है, और ब्लू का मतलब ग्वानिन है, और ग्रीन का मतलब साइटोसिन है, ठीक है। यहां से अगर आप कुछ समझना चाहो तो चीजें दिख रही होंगी क्लियर आपको। रेड वाला येलो से बॉन्ड बना रहा है, और ग्रीन वाला ब्लू से, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एडेनिन हमेशा थायमीन से बॉन्ड बनाएगा या जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। इनके बीच की कुछ कहानी आपको जो पहले से याद होगी वो ये है कि एडेनिन थायमीन से तो जुड़ता है, बट डबल हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा, क्योंकि ये होते हैं एक चक्री और वो होता है द्विचक्री, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं आपको, एडेनिन और ग्वानिन, है ना, यहां पे कहां लिख दें, आपने पढ़े होंगे क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरीन क्षार, और अगला कौन सा, पिरिमिडीन, है ना। इनके भी ये टाइप होते हैं। टाइप क्या होते हैं, इधर सामने देखो, प्यूरीन के 2 टाइप होते हैं, एक तो ए और दूसरा जी, है ना, एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडीन के 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, ठीक है। तो बॉन्ड हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच बनेगा। ये आपने एक लॉ में पढ़ा होगा जिसका नाम है सारगाफ लॉ, या सारगाफ या चारगाफ, कुछ भी पढ़ देते हैं। तो चारगाफ के नियम में आपने पढ़ा होगा कि प्यूरिन क्षार हमेशा किससे बॉन्ड बनाता है, पिरिमिडीन से। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक श्रृंखला में जितने प्यूरिन क्षार होंगे, दूसरी श्रृंखला में उतने ही पिरिमिडीन क्षार होंगे। अगली बात, दोनों श्रृंखलाएं आपस में कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ी होंगी, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होंगी। रीजन क्या है, क्योंकि एक श्रृंखला में प्यूरिन क्षार है, दूसरी श्रृंखला में पिरिमिडीन क्षार का मिक्सचर लगा हुआ है, और वो हमेशा बॉन्ड कौन सा बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये वाला, जैसे मान लो ये रेड और ये येलो, इनके बीच जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि इस रेड वाला और इस जो ग्रीन टाइप है, ग्रीन नहीं ब्लू टाइप है,
इनके बीच जो बॉन्ड है, एक नाम आपने पढ़ा होगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसे एक्चुअल में बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात याद रखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये शुगर फास्फेट, ये देखो लिखा भी है शुगर फास्फेट बैकबोन, ठीक है। और ये आपके बेस पेयर हो गए, और हमने इसका डाटा जो लिख दिया है डायमीटर का, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपका डायग्राम हो गया जो आप पेपर में बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताओं पर। तो डीएनए एक लंबा और दोहरा घुमावदार आकार का अणु होता है, या घुमावदार सीढ़ियों जैसा दिखाई देता है। एक पॉइंट हो, मतलब 2 पॉइंट हो गए। चलो यहाँ पर मार्किंग करते चलते हैं। ये हो गया एक पॉइंट, और ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा सुनेंगे, डीएनए की 2 लड़ियां होती, मतलब डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें शर्करा का नाम आपने पढ़ा होगा डीऑक्सीराइबोस, है ना, और फास्फेट के अणु होते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इन दोनों लड़ियों के बीच 4 अणुओं के जोड़े होते हैं, जिन्हें बेस बोलते हैं। बेस का मतलब है नाइट्रोजन क्षार, जिन्हें हमने आपके सामने लिखा है एजीसीटी के रूप में। जो यू है ये एब्सेंट रहता है, और ये पाया जाता है आरएनए में, ठीक है। आरएनए सिंगल स्टैंड रहता है। ये हो गया चौथा पॉइंट। अगला है, इन बेस के जोड़े सीढ़ी का आकार बनाते हैं, तो ये हो गया 5वां पॉइंट। एडेनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है, तो ये हो गया 6वां पॉइंट। बेस के हर जोड़े को एक हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़े रखता है, तो ये हो गया 7वां पॉइंट। डीएनए की संरचना के वर्णन के लिए वाटसन क्रिक तथा विल्कन्स को सन 1962 में नोबेल प्राइज मिला, ये हो गया 8वां पॉइंट। हालांकि ये वाला जो प्रस्तुतिकरण मॉडल है डीएनए का 3D मॉडल, जिसे आप हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, ये वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस वाले में आप देखेंगे कि हमने 2 क्वेश्चन कवर किए, क्वेश्चन नंबर क और क्वेश्चन नंबर ख। जो गा, घा और अंगा ये नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है। चलिए अब यहां बात करेंगे हम इनको लेकर के, गा, घा और अंगा को लेकर के। तो एक एक करके देख लेना आप सामने से। तो गा वाला पहला क्या कह रहा है, प्रतिरक्षा क्या है। गा वाला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, और इसके लिए मिलेंगे आपको 2 नंबर, ये वाले, है ना। इम्यूनोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। ये है क्या, या सामने देख लो आप। इम्यूनोलॉजी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और उसके कार्यों और विकारों का अध्ययन करना है। विकारों का मतलब होता है बीमारियां, रोग, डिसऑर्डर, ठीक है ना। और आपने इसका तो वैज्ञानिक भी पढ़ रखा होगा, मतलब इम्यूनोलॉजी का जो फादर है, जनक है, उसका भी यह नाम है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है, एडवर्ड जेनर। ये वही वैज्ञानिक है जिसने चेचक का वैक्सीन खोजा था, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, आया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आर्किड पौधा, घ नंबर, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ की जो बीच पारस्परिक क्रिया, आप उसको कैसे स्पष्ट करेंगे। तो घ नंबर की थोड़ी सी कहानी आपके सामने है। आम के पेड़ की शाखा पर जो उगने वाला आर्किड पौधा है वो एपीफाइटिक होता है। एपीफाइटिक का मतलब होता है वे पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, उन्हें एपीफाइटिक बोलते हैं, ठीक है। एपीफाइटिक पौधा होता है। एपीफाइटिक पौधे दूसरे पौधों पर उगते हैं और उनसे पोषण नहीं लेते, मतलब स्वतंत्र रहते, बस उन पर समझो आसन ग्रहण करते हैं, बस इतना मान लीजिए आप। आम के पेड़ और आर्किड के बीच का जो संबंध है वो सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता का सिंपल बात करें, एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाने जैसा है। सहभोजिता का एक्चुअल में यही मतलब होता है, ठीक है ना, जिसमें कोई प्राणी दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक। कह रहा है सहभोजिता में एक प्रजाति को फायदा होता है जबकि दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे मान लो आप एक टेबल पर बैठ करके खाना खा रहे हैं, 4 दोस्त, है ना, तो किसी ने 2 रोटियां खाई, किसी ने 3 खाई, कुल मिलाकर जितना जिसने खाया आराम से सबने खा लिया, किसी ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया और सबको फायदा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सहभोजिता, ठीक। और दूसरी प्रजाति को ना हानि होती है और ना ही कोई फायदा होता है। आर्किड को आम के पेड़ से सहारा मिलता है और उसे हवा, सूरज की रोशनी और नमी मिलती है। आम के पेड़ को ऑर्किड से कोई फायदा नहीं होता है और वह अपनी वृद्धि जारी रखता है। आर्किड को लगातार गर्म तापमान और नम हवा की जरूरत होती है। उन्हें पेड़ की शाखाओं और छाल के खोखले में पानी जमा करने की भी जरूरत होती है। तो ये संबंध है किसका, आम और आर्किड के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर अंगा वाला। कह रहा है एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण बता दीजिए। आरेखी का मतलब होता है कि डायग्राम नहीं बनाना है, ये चीजें लिखी है उन्हें लिखा जाता है, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं। स्थलीय परितंत्र में अपघटन मृत पौधों और जानवरों के शरीरों का जीवाणुओं और कवकों द्वारा टूटना और उनसे अकार्बनिक तत्वों का मुक्त होना अपघटन कहलाता है। सिंपल मतलब समझा देते हैं कि जब अपघटन की प्रक्रिया को हम समझेंगे कैसे। आपने इतना तो नोटिस करा होगा कि पेड़ पौधों से जो सूखे पत्तियां गिरती हैं या कह लें जो नीचे फल गिरता है और जो सड़ जाता है, सड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद मिट्टी बन जाता है। तो मिट्टी बनने का जो प्रोसीडर है एक्चुअल में वो अपघटन कहलाता है। ये काम करता कौन होगा,
तो वहां पर उपस्थित सूक्ष्म जीव जिन्हें आप जीवाणु और कवक के नाम से जानते हैं, यानी बैक्टीरिया और फंगस के नाम से, यानी कोई भी डेड बॉडी है ना, चाहे वो जंतु चाहे वो पौधा हो, कुछ समय के पश्चात मिट्टी में ही मिल जाता है। मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? अपघटन। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोब्स के द्वारा, जिन्हें उदाहरण के रूप में आप जीवाणु और कवक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट, मतलब इसके डायग्राम को लेकर के। तो डायग्राम में हमने प्लांट वाला डायग्राम लिया, इसमें कहानी क्या समझो। यहाँ पर एक प्लांट है जो बिल्कुल हरा भरा, जिसकी एक पत्ती समझो नीचे गिरती है, और ये जो पत्ती है अब वो जीवाणुओं के द्वारा धीरे धीरे क्षय करने शुरू हो जाएगी। तो ये जीवाणु देखो क्षय कर रहा है, क्षय करने के बाद ऑर्गेनिक रिच सॉइल बनाएगा, मतलब जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाएगा। कौन? जीवाणु। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसी पत्ती को फिर बाद में कौन यूज करेगा? कवक। कवक आपने पढ़ा होगा मृतोपजीवी होते हैं, मतलब वो अपना भोजन केवल मृत जीवों या मृत पदार्थों से ही ग्रहण करते हैं। तो इससे जो आप ऊर्जा थोड़ी बचेगी वो कौन यूज करेगा? कवक। और कवक ऊर्जा यूज करने के बाद वापस से सॉइल को क्या बनाएंगे? उर्वरा शक्ति देंगे, है ना, उपजाऊ बनाएंगे। और ये वापस से शक्ति किसको प्राप्त होगी? प्लांट को। इसी प्लांट को प्राप्त हो इसकी कोई गारंटी नहीं, ये नया प्लांट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है अपघटन का निरूपण कह लो या ग्राफी निरूपण कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जहां पर आप याद रखेंगे इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न 2, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में क्वेश्चन रहेंगे 5 और वो होंगे 2-2 नंबर के। यहां पर क्वेश्चन रहेंगे 4 और ये सब होंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, यहां कहानी क्या समझते हैं। तो इस वाले पेज पर हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे, का और खा। का वाला कह रहा है भैया लघु बीजाणु ध्वनि तथा गुरु बीजाणु ध्वनि के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करो। तो यहाँ पर 3 अंतर आप शायद क्लियर ना देख पा रहे हो, तो हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इमेज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो पहला पॉइंट कह रहा है लघु बीजाणु ध्वनि, यहां चलो लिख देते हैं। ये हो गया लघु बीजाणु ध्वनि और इस तरफ है गुरु बीजाणु ध्वनि। एक बात तो कंफर्म है कि आप समझ गए होंगे, इसमें एक मेल पार्ट और दूसरा फीमेल पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट मेल है और ये वाला पार्ट फीमेल है। ठीक है, यानी ये पुष्प का मादा भाग होने वाला और ये पुष्प का नर भाग होने वाला है। कहानी क्या? पॉइंट वाइज समझ लो। पहला पॉइंट कह रहा है लघु बीजाणु ध्वनि में इंग्लिश में इसे माइक्रोस्पोरियम बोलते हैं और इसे बोलते हैं मेगास्पोरियम, है ना। क्या कह रहा है इसमें यह बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टेपटम से घिरी रहती है। ये हो गया एक पॉइंट। गुरु बीजाणु ध्वनि में पहला पॉइंट है यह बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी रहती है, जिसे आप इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, परागकण मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, जो कि पराग कोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं, क्योंकि उसमें 4 पालियां होती हैं। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं, जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 3 की बात करें, सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं वो मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक परागकणों का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु वाले में बात करें, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। हालांकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, पर कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर कहानी यह है कि यहाँ पर एक मात्र कोशिका से 4 परागकण बनेंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बन जाएंगे, नहीं, बनेंगे तो 4 ही, बट 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आखिरी में एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है, जो डेवलप कर करके एक संरचना बनाता है। आपने पढ़ा होगा भ्रूण कोश, आपने अगर सही से पढ़ा हो तो भ्रूण कोश भैया 7 कोश की होता है और 8 केंद्र की होता है, जिसमें 2 पोल होते हैं ऐसे। चलो यहाँ पर थोड़ा सा याद दिला देते हैं थोड़ा। इसको भ्रूण कोश बोलते हैं, अंडे जैसी संरचना है, जिसमें 3 कोशिकाएं एक छोर होती हैं और 3 कोशिकाएं एक छोर होती हैं और एक कोशिका सेंटर पर होती है, जहां पर 2 कोशिकाएं आपस में अटैच होती हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअल में जब आप बीजांड की संरचना बनाते हैं, जब आएगा तो पढ़ाया जाएगा, अगर अगले पेपर में आएगा, है ना। ऐसे करके बनाते हैं। एक्चुअल में ये वाला भ्रूण कोश इसके अंदर होता है। ठीक, तो ये वाला जो संरचना होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। ये वाली जो संरचना होती है इसके अपोजिट, ठीक 180 पर, वो होती है निभाग। क्या कहलाती है? निभाग, जिसे आप इंग्लिश में चलाजा करके बोलते हैं। इसे माइक्रोपाइल बोला जाता है और इसे चलाजा बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको बता दें, जो बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती है, इन्हें अंड उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड उपकरण। इस अंड उपकरण में 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें ये वाली जो 2 कोशिकाएं इन्हें बोलते हैं सहायक। क्या बोलते हैं? सहायक। और ये वाली जो कोशिका होती है इसे बोलते हैं अंड कोशिका या एग सेल बोलते हैं। ठीक, जो निभाग की तरफ कोशिकाएं ये वाली तीनों होती हैं, इन तीनों को बोलते हैं प्रतिमुख या एंटीपोडल बोल देते हैं।
प्रतिमुख कोशिकाएं, ठीक। और जो सेंटर पर कोशिका होती इसे द्वितीयक या ध्रुवी केंद्रक बोलते हैं। ध्रुवी कह सकते हो या द्वितीयक बोल सकते हो, ठीक है। ये होता है द्विगुणित, ये होता है द्विगुणित, बाकी सारी की कोशिकाएं इसकी होती है अगुणित, ठीक है ना। यही कारण है जब ध्रुवी कोशिका निषेचन करती है तो जो कोशिका बनती है वो 3N बनती है। आपने इसका नाम पढ़ा होगा एंडोस्पर्म या भ्रूण कोष पढ़ा होगा। ये कंप्लीट संरचना भ्रूण कोष है। और जो नर युग्मक इस अंड कोशिका से निषेचन करता है वो जाइगोट बनाता है जो द्विगुणित होता है, क्योंकि हर कोशिका इसकी अगुणित ही है, सिवाय इसके ये द्विगुणित है, ठीक है। और ये आपने पढ़ा होगा ये पॉलीगोनम टाइप है, मतलब जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक है। 3 कोशिकाएं नीचे, 3 कोशिकाएं ऊपर, एक कोशिका सेंटर पर, बट इसमें केंद्रक 8 हैं। 3 केंद्रक नीचे हैं भैया और सेंटर पर इसके 2 केंद्रक हैं, ठीक है ना। तो केंद्रक 2 गिने जाएंगे, यानी एक ही कोशिका में 2 हैं, तो 8 केंद्रक हैं, यानी 8 न्यूक्लियस प्लस 7C, 7C बोले तो 7 कोशिकाएं, सेल, ठीक है ना। तो हालांकि ये यहां पर पूछा नहीं गया, हमने आपको समझा दिया है, ठीक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दूसरा वाला इसका खा वाला। खा वाला क्वेश्चन ध्यान से ऊपर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन खा वाला कह रहा है क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर भैया खा कह रहा है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है ना। अब देख रहे होंगे इस समय का जो ईयर चल रहा है वो 2025 है और अभी भी गांवों के वो हाल हुए पड़े हैं कि जहां पर अगर किसी महिला के द्वारा किसी बच्ची का जन्म होता है या किसी लड़की का जन्म होता है तो उनके घरों की या उनके जो परिवार के सदस्य हैं आज भी उस महिला को ही दोषी ठहराते हैं। और ये अब विडंबना है देश की, है ना। तो समझते हैं इसको। तो आपने पीछे पढ़ा होगा, आपने एक मेंडल वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी होगी आपने, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, है ना, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो आपने पढ़ा होगा कि जो स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, जो पुरुषों में गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं। इस चीज का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो स्त्रियां हैं उनके अंदर जो अगुणित कोशिका बनने जिसको आप युग्मक बोलते हो उस युग्मक का नाम अंडाणु है। जो अंडाणु बनता है वो हमेशा एक ही गुणसूत्र वाला जिसका नाम X है। मतलब जो हर मंथ उनके द्वारा एक अंडे का उत्सर्जन होता है उनमें जो गुणसूत्रों का नंबर है वो X है। जबकि जो पुरुष हैं, जो पुरुषों में गुणसूत्र बन रहा है, क्रोमोसोम बन रहा है जो सीमेन के अंदर उपस्थित है, वो एक्चुअल में 2 टाइप का होता है, जिसमें कुछ गुणसूत्र X वाले भी होते हैं, कुछ गुणसूत्र Y वाले भी होते हैं। हालांकि कहा तो ये जाता है, सिंपल बायोलॉजी यही कहती है कि मनुष्यों में X और Y वाले गुणसूत्र बराबर नहीं हो सकते, है ना। बराबर का मतलब है कि वो एक्चुअल में ये कह सकते हैं कुछ अनुवांशिक भी होते हैं कुछ लोगों का कि उनमें X वाले ज्यादा होंगे या Y वाले ज्यादा होंगे। यही कारण है कि कुछ लोगों को तुमने देखा होगा कि लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई या लड़कों की संख्या ज्यादा हो गई, या कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें इक्वल रहेगा, है ना। तो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो ये वापस से मेल का सिंबल और ये फीमेल का सिंबल, है ना। हम बात करें अगर मेल के गुणसूत्रों को लेकर के, तो मेल के गुणसूत्र होते हैं भैया XY। लिंग गुणसूत्रों की बात करेंगे क्योंकि अलिंग गुणसूत्रों या ऑटोसोम्स की इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि वो मेल फीमेल दोनों में कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया XY। और फीमेल की बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है XX। गुणसूत्र नंबर सेम रहेगा 46 एंड 46, ठीक है। जो 44 गुणसूत्र हैं वो मेल फीमेल दोनों में कॉमन है। यानी यही वाले जो गुणसूत्र हैं वो महिला को महिला बनाते हैं और पुरुष को पुरुष बनाते हैं। मतलब XY गुणसूत्र ही पुरुष को महिला से अलग करता है। जिसमें 2 X होते हैं उसमें कुछ लक्षण अलग हो जाते हैं, वो महिला को पुरुष से अलग कर देते हैं, जिसमें आवाज का चेंज, शरीर का चेंज और भी कई लक्षणों का चेंज होता है, ठीक है। अब बात कर ले इसके हम क्रॉस को लेकर के। क्रॉस बहुत सिंपल होता है। ये हमने किया X और X, है ना, और ये किया हमने X और X। हमने X उठाया दोनों, मतलब एक यहां से और दोनों बार उधर से क्रॉस कर दिया, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं Y को लेकर के। जब Y का हमने क्रॉस किया तो XY देखने को मिला और वापस से हमें XY देखने को मिला, है ना। तो कहानी अपने को ये समझ आनी चाहिए, ये गर्ल है और ये बॉय है ना। तो अगर आप इनका रेशियो चेक करें वो 1:1 है, मतलब 1:1 का, है ना। यानी मनुष्यों में या पक्षियों में किसी में भी ले लो, हमेशा मेल फीमेल के जन्म लेने की जो रेट है या परसेंटेज है वो हमेशा जो रेशियो है वो 1:1 ही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो नई संतान बच्ची के रूप में या लड़की के रूप में जन्म हुआ है उसके लिए केवल और केवल पुरुष के गुणसूत्र जिम्मेदार हैं। उस महिला का उसमें कोई रोल ही नहीं था,
बात समझ में आ गई ना, क्योंकि उसके अंदर जो अंडे बन रहे थे, अंडाणु बन रहे थे, वो केवल और केवल एक्स गुणसूत्र वाले थे, ठीक है ना। जबकि पुरुषों में जो शुक्राणु हैं वो दो टाइप के, एक्स और वाई वाले। हालांकि अभी की जो रिपोर्ट चल रही है इस समय, पता नहीं वो कितनी सही है, अभी कुछ उस पर दावा नहीं कर सकते, है ना। तो किसी को मेंटली डिसऑर्डर ये नहीं लेना है कि नहीं ये चीज क्या वास्तव में है, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सुनने में हालांकि ये आया है कि अब जो बर्थ रेट है उसमें गर्ल का रेशियो ज्यादा हो रहा है, बॉय का रेशियो डाउन हो रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी से जो वाई वाला क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ क्रोमोसोम है वो बॉडी में कौन सा है, एक्स वाला। अब जब एक्स वाला मेजॉरिटी में रहेगा तो 100% ज्यादातर जो निर्माण या उत्पत्ति होगी वो किसकी होगी, गर्ल की, है ना। बट ये अभी कह नहीं सकते कितना सही है, ठीक है। अब यहां पर हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है, का और खा। अब गा और घा को नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं गा और घा को लेकर के। गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम क्रॉस ले लेते हैं, हालांकि हमने यहां पर लिख रखा है, चलो क्रॉस लेते हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा कि मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन किया था, तो उनमें से कोई एक लक्षण पिक कर लेते हैं। तो तने की ऊंचाई, पुष्प का रंग, कोई भी लक्षण ले लो। तो चलो हम तने की ऊंचाई ले लेते हैं। तो तने की ऊंचाई में जो प्रबल लक्षण था, आपने पढ़ा होगा वो लंबापन था। वो कैसा लक्षण था, लंबापन। तो लंबेपन के लिए आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल टी आपने जीन लिया होगा, है ना। और बौनेपन के लिए जो जीन लिया होगा वो स्मॉल टी लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पीढ़ी लिखना। तो तुम्हें याद होगा इस वाली पीढ़ी को तुमने पी लिखा होगा, या कहीं कहीं पर P1 भी पढ़ा दिया जाता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब बस हिंदी में याद रखो ये पेरेंट्स पीढ़ी है, मतलब जनक पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है, जनक पीढ़ी। जब इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो जो पीढ़ी बन करके तैयार होती है, आपको याद होगा वो F1 होती है। तो चलो हम इनके बीच क्रॉस कर लेते हैं यार, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। फिर ये वाला टी उठाएंगे, वापस इससे क्रॉस करेंगे तो वापस से यही मिलेगा, तो हम वो करें अन्यथा ना करें, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जो आपके सामने पीढ़ी दिख रही है वो भैया F1 है। आप इसे फर्स्ट जनरेशन या हिंदी में प्रथम पीढ़ी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है, मेंडल की प्रभाविता का नियम, कौन सा नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम। तो आपको बता दें प्रभाविता का नियम भैया F1 पीढ़ी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, F1 पीढ़ी से। तो समझो अपने को आंसर यही मिल जाएगा। कहानी क्या, समझो ध्यान से। F1 पीढ़ी में एक्चुअल में जो संतानें बनती हैं, तुम ध्यान से अगर नोटिस करो तो इनके अंदर कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी। इसका मतलब ये हाइब्रिड है। जब किसी जीव में दोनों लक्षण मौजूद होते हैं, जिन्होंने क्रॉस किया है जिन बॉडियों ने, तो उस संतान का नाम होता है हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रबल लक्षण भी उपस्थित है और अप्रबल लक्षण भी उपस्थित है। बाय एनालिसिस या कह मेंडल द्वारा जब इसका निष्कर्षण किया गया, तो वास्तविकता इसकी ये थी कि ये वाला पौधा भी लंबा ही था। मतलब ये वाला जो पौधा क्रॉस करने वाला है वो भी लंबा था, और इसका जो दूसरा पार्टनर था वो भैया बौना था। बट F1 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि सभी पौधे लंबे उत्पन्न हुए, बट उनका जब जीन एनालिसिस किया गया तो लंबा उपस्थित, मतलब दिखने में पौधा तो लंबा था, बट उसमें जीन बौने का भी उपस्थित था। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बौना जीन है वो लंबे जीन के साथ अपने लक्षण को शो नहीं करता है, मतलब अप्रबल लक्षण प्रबल लक्षण के उपस्थित होने पर अपने लक्षण को दिखाता नहीं है। इसी को बोलते हैं डोमिनेंस रूल, है ना, प्रभाविता का नियम। तो चलो यहाँ पर नियम आपके सामने हमने लिख रखा है, पढ़ देते हैं। कह रहा है जब किसी जीव के दो विरोधी लक्षणों के मध्य, या आप एलील कह सकते हैं, याद होगा इन विरोधी लक्षणों को एलील कहते हैं, दो विरोधी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी ये रहा, है ना। तो F1 पीढ़ी में केवल प्रबल लक्षण ही दिखाई देते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। कोई समस्या तो नहीं किसी को, बहुत अच्छे। तो ये गा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर घा को लेकर के, वापस से 3-3 नंबर में सब, ठीक है। कह रहा है डीएनए कुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृत के सेमी कंजर्वेटिव को हिंदी में अर्ध संरक्षी बोलते हैं। याद रखेंगे, पेपर डबल लैंग्वेज में मिलेगा आपको, तो जब आप हिंदी वाला मॉडल ना समझ पाए, जो वर्ड आपको टफ लगे, उन्हें आप अंग्रेजी वाले जरूर टर्म में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है अर्ध संरक्षी के रूप को कल्पित करने में सहायक, या इसकी व्याख्या कीजिए। सिंपल मतलब यह है कि वाटसन एवं क्रिक को डीएनए की कौन सी बात ऐसी लगी कि जिसके द्वारा उन्होंने ये कह दिया कि डीएनए अर्ध संरक्षी मॉडल को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ ये होता है कि डीएनए एक्चुअल में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें द्विगुणन की पावर होती है, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज को। तो उन्हें क्या क्लिक हुआ वो सामने लिखा है। कह रहा है वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की 2 स्ट्रैंड
के जो बीच के बेस हैं सीक्वेंस के संबंध में पाया कि ये एक दूसरे के विपरीत और पूरक हैं, क्योंकि वो कंप्लीमेंट्री होता है ना, कि एडेनिन के साथ ग्वानिन जुड़ेगा और सॉरी एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा, सिंपल कहें तो प्यूरिन के साथ पिरिमिडीन जुड़ेगा। ठीक है, संबंध में पाया कि एक दूसरे के विपरीत और पूरक होती हैं। इसी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने डीएनए की प्रतिकृत के सेमी कंजर्वेटिव या हिंदी में क्या बोलते हैं अर्ध संरक्षित सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। यानी जो पूरक वाला कॉन्सेप्ट है, इसी आधार पर वाटसन एवं क्रिक ने यह बोला कि जो डीएनए का द्विगुणन है वो कैसा होता है, अर्ध संरक्षित सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी मैकेनिज्म को। अर्ध संरक्षित प्रतिकृत, प्रतिकृत को हिंदी में द्विगुणन भी कह सकते हो आप, अनुलिपीकरण या प्रतिलिपीकरण भी बोला जाता है, इंग्लिश में कहें तो रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। ठीक, अर्ध संरक्षित प्रतिकृत एक डीएनए अणु से डीएनए के दो अणु बनाने की प्रक्रिया है। मतलब एक डीएनए से दो डीएनए अणु बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण या अनुलिपीकरण बोलते हैं। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक में एक तो मूल डीएनए स्टैंड होता है और एक नया संश्लेषित डीएनए बनता है। जैसे अगर हम बात करें, ये मान लो एक डीएनए है ना, तो जिसमें हम श्रृंखला की बात करें, ये मान लो 3' 5' और ये 5' और ये 3'। अब यहां पर दो नए डीएनए बन गए, छोटे छोटे बना लेते हैं ऐसे, है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये ओरिजिनल डीएनए का मान लो ये कलर है। ठीक, तो ये वाली श्रृंखला मान लो 3' से 5', ये मान लो 5' से 3'। तो जो नया डीएनए बनेगा, मतलब जो नए स्टैंड बनेंगे वो चेंज होंगे। ये मान लो बन गया 5' और ये बन गया 3'। ये बन गया 3' और ये बन गया 5'। तो अभी अभी आप जो आपके ये मोल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए और ये डॉटर डीएनए, जब दो डीएनए बने तो आपने देखा एक श्रृंखला पुरानी और एक श्रृंखला नई है, एक श्रृंखला पुरानी और एक श्रृंखला नई है। इसी को बोलते हैं डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, है ना, यानी डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षित। ठीक, हालांकि इसका जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो और डिटेल से बताया जाएगा। ठीक, अब ये हालांकि सवाल ही नहीं था पेपर में। ठीक, आगे क्या कह रहा है, अर्ध संरक्षित प्रतिकृत एक डीएनए अणु से डीएनए के दो अणु बनाने की प्रक्रिया है, जिनमें से प्रत्येक में एक मूल डीएनए स्टैंड होता है और एक नया संश्लेषित डीएनए बनता है। तो आप ये वाला ग्रीन वाला देख पा रहे होंगे, ये मूल डीएनए, जो आपने येलो वाला खींचा ये इसका डॉटर डीएनए, मतलब ये नया डीएनए बना है। ठीक, मूल डबल हेलिक्स को खोल दिया जाता है और डीएनए हेलिकेज एंजाइम होते पूरक बेस जोड़े के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। मतलब जब डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं दोलन के टाइम पर खुलती हैं तो उनको खोलने के लिए जो एंजाइम वर्क करता है वो हेलिकेज होता है। ठीक, आगे कह रहा है अलग किए गए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड का उपयोग टेम्पलेट के रूप में किया जाता है। टेम्पलेट को हिंदी में कहते हैं ढांचा के रूप में, है ना, किया जाता है। मुक्त न्यूक्लियोटाइड फिर मूल स्टैंड पर अपने संबंधित न्यूक्लियोटाइड के पूरक बेस पेयरिंग द्वारा बंध जाते हैं, मतलब एडेनिन ग्वानिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। ठीक है, हालांकि इनके जुड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है। ठीक, एडेनिन से थाइमिन और साइटोसिन से ग्वानिन नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फिर आसन्न न्यूक्लियोटाइड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज द्वारा, याद रखेंगे ये वही एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का काम करता है, मतलब डीएनए को आपस में कनेक्टेड करने का काम या कहें पूरक डीएनए बनाने का काम करता है। ठीक, द्वारा उत्प्रेरित संघनन प्रक्रिया में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। अंतिम उत्पाद मूल डीएनए अणु की दो प्रतियां होती हैं, जैसे एक ये डीएनए और एक ये डीएनए। कहानी समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी मॉडल आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चनों पर बात की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहां पर जो क्वेश्चन है वो वापस से सब 3-3 नंबर के होने वाले हैं और इसमें 4 क्वेश्चन है। तो इस पेज पर हम वापस से 2 और नेक्स्ट पेज पर 2। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला कह रहा है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, देखो जब भी कोई बीमारी आपसे पूछी जाए तो सबसे पहले आपको ये क्लिक करना चाहिए कि ये बीमारी हुई किससे द्वारा होती है। वायरस है, जीवाणु है, कृमि है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, ये क्या है ना। तो याद रखेंगे मलेरिया जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ द्वारा होती है। अब इसका नाम आपने पढ़ा होगा, इसका जो कारक होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। इसकी कई जातियां होती है जो आपके सामने अभी पढ़ी जाएंगी, और इसका जो वाहक होता है वो एक मच्छर होता है। याद रखेंगे जितनी भी बीमारियां फैलाने का काम करते हैं वो हमेशा फीमेल ही मच्छर होते हैं, है ना, क्योंकि फीमेल मच्छर ही मांसाहारी कह लो या कह लें खून चूसने का काम करते हैं। जो नर मच्छर होता है वो शाकाहारी टाइप होता है ना। यानी कहानी हर जगह सेम है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में ले लो, चाहे वो मच्छरों में या किसी अन्य स्पीसीज में ले लो, है ना। यानी जो फीमेल है वो डेंजरस। चलो देखते हैं। तो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके नाम देख लेते हैं। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या। एक चीज आपको सबसे पहले बता दें,
ये हालांकि न्यूज ही है, वर्ल्ड वाइड अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं सबसे ज्यादा मौतें मच्छर के काटने से हुई हैं, और वो सबसे ज्यादा मौतें मलेरिया डिजीज के कारण हुई हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, यह रोग प्लाज्मोडियम गढ़ के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक्चुअल में एक वंश टाइप नाम है। ठीक है ना, केवल 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम ही मनुष्य को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से, एक बार नाम सुन लो एक बार। पहला है भैया परजीवी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम, पहला नाम प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, अगला नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, अगला नाम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। मतलब एक नाम है भैया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, अगला नाम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, अगला नाम है प्लाज्मोडियम ओवल या ओवेल लिखा हुआ है, और लास्ट नाम है प्लाज्मोडियम मलेरिये, है ना। ये 4 टाइप के प्लाज्मोडियम के वैरायटी हैं जो मनुष्य में मलेरिया रोग को प्रभावित करती हैं, फैलाती हैं। ठीक है, जो मानव को प्रभावित करते हैं सारे समूह को मलेरिया परजीवी कहते हैं। इन सारे समूहों का नाम क्या, मलेरिया पैरासाइट्स या मलेरिया परजीवी। ठीक है ये ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मलेरिया के परजीवी का जो वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, यानी हमने पहले ही बताया सारे मच्छर मादा होंगे, और मलेरिया के लिए जो मच्छर जिम्मेदार है उसका नाम भी याद रखना होता है, पेपर में नाम भी पूछा जाता है, मादा एनाफिलीज। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके काटने पर मलेरिया का जो परजीवी होता है वो आरबीसी में प्रवेश करता है, मतलब जो यकृत में आरबीसी उनको अटैक कर देता है। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें आप इंग्लिश में इरिथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुगुणित होते हैं जिससे रक्तहीनता को आप एनीमिया के नाम से पढ़ रखा होगा। किसके नाम से, एनीमिया के नाम से। एनीमिया के लक्षण उभरते हैं, और इसमें आता क्या क्या है, जैसे चक्कर आना, सांस फूलना, दुत नाड़ी, मतलब जो नाड़ी की गति है वो धीमी पड़ जाएगी, है ना, सॉरी धीमी नहीं, तेज हो जाएगी। इसके अलावा अविशिष्ट लक्षण जैसे कि बुखार है, सर्दी है, उबकाई मतलब है जी मितलाना, और जुकाम जैसी अनुभूतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सारे आपके लक्षण हो गए जो मलेरिया बीमारी में होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डायग्राम को लेकर के। तो ये आपको बता देते हैं, जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट उन्नाव है वो 2023 में पेपर में क्वेश्चन आया भी था, तो 2024 में पीछे बोर्ड में नहीं आया था, तो मे भी 2025 में ये आ सकता है। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं इसकी। तो पहले ही आपको बता देते हैं, याद रखेंगे प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था बीमारी फैलाती, तो इसका नाम होता है स्पोरोजॉइट। क्या नाम होता है, स्पोरोजॉइट। ये आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है, तो यहां पे हम लिख देते हैं स्पोरोजॉइट, है ना। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आपने मनुष्य में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो प्लाज्मोडियम की अपनी एक अवस्था जिसका नाम है स्पोरोजॉइट, यानी जब प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट अवस्था में होता है तभी ये मनुष्य पर अटैक कर सकता है। एक्चुअल में इसकी पाए जाने की संभावना पहले समझते हैं। ये नाली वगैरह में पाया जाता है, मतलब गंदी नाली में जहां पर गंदा पानी बहता है। अब सिंपल अगर समझो तो मनुष्य तो वहां जाने से रहा, है ना, आप वहां क्या करने जाएंगे, तो ये तुम तक कैसे पहुंचेगा पर। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो नालियों में मच्छर वगैरह होते हैं उन पर ये अटैक कर देता है, मतलब उनके बॉडी में पहुंचता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि ये वाला जो स्पोरोजॉइट है प्लाज्मोडियम का, वो मच्छर पर कोई अटैक नहीं करता है। एक्चुअल में बस मच्छर को एक क्या बताएं, अपने आप को मनुष्य तक भेजने का बस कैरियर मानता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो जो मच्छर है वो स्पोरोजॉइट के लिए सिर्फ और सिर्फ कैरियर है, सिंपल कहें तो गुड्स कैरियर है। ठीक है, ये गुड्स वो वाला सेवा वाला नहीं, गुड कैरियर मतलब अच्छा वाहक है। ठीक, तो मच्छर पर अटैक करेगा। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बट याद रखें ये मच्छर हमेशा फीमेल होगा। ये मच्छर कौन सा होगा, फीमेल। ठीक है, गलत लिख गया। ठीक, ये हमेशा फीमेल होगा, नाम आपने पहले ही पढ़ लिया, मादा एनाफिलीज। करेगा क्या ये इनिशियल ह्यूमन होस्ट, सिंपल कहें तो ये पहले किसी मनुष्य पर अटैक करेगा। ठीक, फिर यहां से इस पर इन्फेक्शन कौन से ऑर्गन पर होता है, तो ये ऑर्गन भी याद रखिएगा, इन्फेक्शन होता है भैया लीवर पर। ये ऑर्गन जो आप देख पा रहे हैं ये लीवर है। क्या होता है ये, लीवर, जिसे आप जिगर या यकृत बोलते हैं। आपने पढ़ रखा होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा अंग भी कह देते हैं कभी कभी, जब ऑप्शन में त्वचा नहीं होता है तब। ठीक है, तो यकृत, इसका कलर आपने पढ़ रखा होगा चॉकलेटी, और वजन समथिंग 1.5 kg के आसपास। तो लीवर पर अटैक करेगा। लीवर में जो आरबीसी होंगी, ब्लड इंफेक्शन हो जाएगा, मतलब जो आरबीसी वो क्षय होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद इसका जो सेकंड वेक्टर वापस जब मनुष्य से खून चूसेगा, जिसका नाम मच्छर होगा, क्योंकि ये द्विपोषी है, एक तो मच्छर और दूसरा मनुष्य, यानी जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है वो 2 कोष जंतुओं में चलता है, मच्छर में और मनुष्य में। ठीक है, फिर वापस से जो मनुष्य पर अटैक करेगा तो किसको अटैक करेगा, यकृत को। ठीक है, ये द्विपोषी होता है, इसलिए इसमें 2 बार ये चीजें आई हैं। ठीक,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर खा को लेकर के। क्वेश्चन नंबर खा आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है जैविकी, जैविकी को आप सिंपल कहें तो बायोलॉजी कह सकते हैं, कि अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। सिंपल कहें तो बायोलॉजी ने संक्रामक रोगों को रीड करने के लिए हमें क्या क्या सिद्धांत दिए हुए हैं, तो आप इधर सामने देख पा रहे होंगे। संक्रामक रोगों के निदान में बायोलॉजी की भूमिका कुछ इस तरह है। पॉइंट वाइज देख लो आप। पहला पॉइंट कह रहा है जैविकी के अध्ययन से, मतलब बायोलॉजी के अध्ययन से संक्रामक रोगों के कारणों का पता लगाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजी के अध्ययन से संक्रामक रोगों की संरचना व विधियों को पता लगाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है जैविकी के अध्ययन से संक्रामक रोगों के शरीर पर प्रभाव का पता लगाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है बायोलॉजी के अध्ययन से एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स और रोगों की दवाइयां खोजने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए और सुरक्षित वैक्सीन, जिन्हें आप टीका बोलते हैं, बनाए जा रहे हैं। एक संस्थान का नाम मेंशन है, डीएमआईडी जैसी संस्थाएं संक्रामक एजेंटों पर अनुसंधान करती हैं, सिंपल कहें तो रिसर्च करती हैं, और उनके जीवाणु गुणों और प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रियाओं की जांच करती हैं। ठीक है, तो ये कहानी है जैविकी का संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में क्या रोल है ना। गा और घा को नेक्स्ट पेज पर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर गा और घा। क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, यानी जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं, वो चीज कैसे आप बताएंगे। तो ये आपके सामने एक पेज देख पा रहे होंगे। जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कई तरीकों से काम करते हैं। ये मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों के जरिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ जाते हैं। अब ये बारी है जैव उर्वरक कैसे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो कुछ चीजें आप देख पा रहे होंगे। पॉइंट वाइज दे रखे हैं। पहला पॉइंट है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं, क्योंकि मिट्टी को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, नाइट्रोजन की है ना, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है, इसीलिए तो डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनमें जो नाइट्रोजन होता है उनका अपना कुछ परसेंटेज हो, जैसे यूरिया में आपने पढ़ा होगा 46% है ना, NH2CO NH2। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं, जिससे यह पौधों को मिल जाता है। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थों का स्राव करते हैं या स्राव बढ़ाते हैं उनका। मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों के कुछ उदाहरण है, मतलब जो जीवाणु भाग लेते हैं उनके कुछ नाम है। एजोस्पाइरिलम, एजोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल जिन्हें हम नॉस्टाक एनाबिना बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला नाम है, आपने पढ़ भी रखा होगा इसे, राइजोबियम है ना। ये एक्चुअल में दाल वाले पौधों में पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इसका नाम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो दाल वाले पौधे होते हैं, दलहनी पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें जीवाणु पाया जाता है, और ये काम क्या करता है, वायुमंडल में जो 78% स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसका ये कंज्यूम करके पौधे को दे देता है, और बदले में पौधे से रहने के लिए स्थान ले लेता है ना। तो ये सहजीवता का उदाहरण भी दिखाता है, और इसका नाम है, याद रखेंगे, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, और ये लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं भैया वो सभी दाल होते हैं, इसीलिए अपने घर में सब लोग गांव से जुड़े हैं यार, जो खेती करने के टाइम जितने भी दाल वाले पौधों को बोया जाता है खेतों, उनमें कोई खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रीजन क्या है, राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है, मतलब इनका यूज करने से जो मिट्टी की उर्वरता वो भी बढ़ती है, साथ में पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये बैकुलो वायरस क्या है ना। बैकुलो वायरस को समझ लेते हैं, वो उसकी कहानी इधर है। कह रहा है बैकुलो वायरस एक परिवार से संबंधित, जिसे आप फैमिली बोल सकते हैं, और उसके परिवार का नाम याद रखेंगे बैकुलोविरिडे। ठीक है, ये वायरस का अपनी एक फैमिली जिसका नाम है बैकुलोविरिडे। इसका एक्चुअल में मतलब ये होता है छड़कार जीवाणु, ठीक, मतलब डंडी जैसे जीवाणु, जैसे मान लो पेन आप देख पा रहे हो, इस पेन जैसे जीवाणु को बैकुलोविरिडे परिवार में रखा जाता है, मतलब छड़ जैसे जीवाणु जो होते हैं उन्हें बैकुलोविरिडे परिवार में रखते हैं, इनको संरचना के आधार पर रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डीएनए वायरस का एक समूह है, मतलब जो बैकुलो वायरस है उसमें डीएनए पाया जाता है। वायरस की कहानी में थोड़ी सी एक लाइन बता देते हैं आपको। वायरस का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें न्यूक्लिक अम्ल में से कोई एक ही पाया जाएगा, या तो डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, और आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। जिन वायरसों में आरएनए पदार्थ होता है उन्हें याद रखेंगे रेट्रो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस, जैसे कि एचआईवी एक रेट्रो वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और जितने भी रेट्रो वायरस होते हैं उनमें एक खास प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका खोजकर्ता सबने पढ़ रखा होगा, टेमिन एवं बाल्टीमोर। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये आप काम आएगा जब आप सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, तो वो चीजें वहां पर काम आती हैं जब आप विपरीत प्रभाव सूचनाओं का, एक दिशा प्रभाव, वृत्तीय प्रभाव, ये सब चीजें पढ़ते हैं। ये वायरस बहुत छोटे छड़ के आकार के होते हैं, हमने बताया ना। बैकुलोविरिडे में एक्चुअल में उन वायरसों को रखा जाता है जिनका आकार डंडी जैसा होता है। ठीक है,
तो वायरस बहुत छोटे कण के आकार की संरचना है जो प्रोटीन को मतलब प्रोटीन द्वारा लेयर्ड होते हैं। आपको हमेशा बता दें वायरस केवल दो ही चीजों से मिलकर बनता है, एक तो न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो डीएनए आरएनए में से कोई एक होगा और ऊपर जो कवर लगा होगा, जो कैप्सिड आवरण होगा, वो ऑलवेज प्रोटीन से होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जिसमें थोड़ी मात्रा में डीएनए होता है जो आगे के वायरल प्रजनन के लिए घटकों को इनकोड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, बैक्लोवायरस को संभावित रूप से आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जा सकता है, मतलब इसे बदला जा सकता है, जिसको आप जीएम बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड, ताकि जैव कीटनाशकों के रूप में उनकी कार्यकुशलता और गति को बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, यानी ये अपने लिए काम का वायरस है। ठीक, याद रखेंगे, वायरस का नाम सुनते ही, जीवाणु का नाम सुनते ही ये कभी मत सोचना ना कि हमारे लिए सिर्फ हानिकारक है, नहीं, उनके कई सारे फायदे भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे कई ऑप्शन, मतलब कई क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है, बट पहले वाले में 2 और घा वाले में भी 2 ऑप्शन है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए 1.5 नंबर में। सारे क्वेश्चन इसके 3-3 नंबर में, तो एक एक करके कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम का और खा पर बात करेंगे। ठीक, तो का नंबर में 2 टॉपिक हैं, एक तो पीसीआर, दूसरा प्रतिबंधन एंजाइम। पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और प्रतिबंधन एंजाइम आपको पीछे हम बता के आए हैं, तो एक एक करके निपटा देते हैं। तो पीसीआर पहले पढ़ लेते हैं, का नंबर। ठीक है, का नंबर कह रहा है पीसीआर बता दो, तो कह रहा है पीसीआर का जो फुल फॉर्म है भैया, वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, गोला बन जाता है। यह एक प्रयोगशाला तकनीक है, मतलब एक लैब टेक्निक है। इसका इस्तेमाल डीएनए या आरएनए के किसी खास हिस्से की लाखों या कह लो अरबों, मतलब एक दो नहीं, लाखों या अरबों क्लोनिंग कर ली जाती है। क्लोनिंग मतलब उस हिस्से की करोड़ों फोटोकॉपी बना दी जाती है। इसका इस्तेमाल डीएनए या आरएनए के किसी खास हिस्से की लाखों या अरबों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। पीसीआर टेस्ट का इस्तेमाल किसी खास जीव जैसे कि वायरस से जुड़ी आनुवंशिक जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। सिंपल कहें तो आपने कई बीमारियां सुनोगी, जैसे एड्स वगैरह हो गया, तो एड्स वगैरह की जांच आप तभी कराने जाएंगे जब आपको लगेगा कि एड्स है। तो इसके लिए आपने परीक्षण पढ़ा होगा एलिसा, है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे करके। ठीक, बट पीसीआर की आपको खास बात बता दें, अगर आप पीसीआर एक बार करा लेते हैं तो पीसीआर में जो इन फ्यूचर आपको बीमारी देखने को मिल सकती है, हो सकती है, वो भी आप यहां पर जान पाएंगे कि ये बीमारी हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। यानी कुछ कैंसर की कोशिकाएं जो शुरू में आपको पता ही नहीं चलती हैं, पनपने लगी हैं या शुरू विकसित होने लगी हैं, तो वो अभी हमें पता ही नहीं है। जब भयंकर उनका प्रकोप बढ़ जाएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कैंसर हो गया या अदर कोई बीमारी हो गई। तो पीसीआर एक महत्वपूर्ण जांच है जिसके द्वारा हम एक्चुअल में इन फ्यूचर जो बीमारियां देखने को मिल सकती हैं उनका भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, पीसीआर टेस्ट से जुड़ी कुछ खास बातें सुन लो। कह रहा है पीसीआर टेस्ट की मदद से किसी खास वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है, और नॉर्मल जांचों से हम इसका कोई पता नहीं लगा सकते। बात समझ में आ गई, क्योंकि इतना छोटा है, किसी भी जांच के पकड़ में ही नहीं आएगा, है ना। नॉर्मल हम लोग जो बीमारियां कराते हैं वो ब्लड से रिलेटेड है, जैसे मान लो टाइफाइड को लेकर के तो विडाल टेस्ट कराते हैं, है ना। या कह रहा है यह टेस्ट संक्रमित ना होने के बाद भी वायरस के टुकड़ों का पता लगा सकता है, मतलब आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है पर वो मान लीजिए अंदर वायरस है और अभी वो शो ऑफ नहीं हुआ है। जैसे एड्स की बात बता दें आपको, एड्स जैसे मान लो किसी व्यक्ति को होता है, तो ऐसा नहीं कि एड्स उसको कल हुआ था और आज दिखने लगेगा, ऐसा नहीं। एड्स का एक्चुअल में जो वायरस है, जिसका नाम आपने एचआईवी पढ़ रखा होगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस उसका नाम होता है, वो वायरस जैसे मान लो 2 साल पहले अटैक करा, है ना, तो 2 साल तक अपने लक्षण नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो कोशिका के जिस अंग या जिस कोशिका पर अटैक करता है वो शरीर की सबसे मोस्ट पावरफुल कोशिका होती है। इसका आपने नाम पढ़ा होगा T4 लिम्फोसाइट्स, है ना। अपनी बॉडी की जो आर्मी सेल है वो व्हाइट सेल का एक पार्ट है जिसका नाम है लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट मोनोसाइट करके आपने पढ़ रखा होगा कक्षा 10 में सब। पीसीआर टेस्ट की मदद से किसी खास वायरस की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, जबकि वो पहले अभी शो ऑफ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यह टेस्ट संक्रमित ना होने के बाद भी वायरस के टुकड़ों का पता लगा सकता है। सोचो कितना खतरनाक टेस्ट है। पीसीआर टेस्ट के लिए नाक, गला, लार या खून का सैंपल लिया जा सकता है, मतलब कोई भी सैंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीसीआर टेस्ट का इस्तेमाल आपराधिक जांच, जिसे आप फॉरेंसिक जांच बोलते हैं, और रोग जनकों का पता लगाने में भी किया जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट जांच है यार ये, है ना। अगला, पीसीआर टेस्ट को अमेरिकी बायोकेमिस्ट, जिनका नाम याद रखेंगे सब लोग भैया, कैरी मुलिस, ये नाम है कैरी मुलिस। ठीक, कैरी मुलिस ने विकसित किया। तो ये खोजकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीसीआर की खोज किसने की, तो पीसीआर टेस्ट का भैया जो खोजकर्ता है वो कैरी मुलिस है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर का पहला पीसीआर। सेकंड टर्म है इसका प्रतिबंधन एंजाइम, जो यहां पर आप देखेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम को इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं, और इनका खोजकर्ता हमने बताया आपको नेथन एवं स्मिथ 1970। जीवाणु का नाम आपको पहले ही बोला था हमने, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है ना, चलो देखते हैं। और एक्चुअल में अपने को बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जरूरत इस एंजाइम की पड़ी। रीजन क्या है आप खुद बताओ। बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में जीएम किया गया, जीएम बोले तो जेनेटिक मॉडिफाई
किया गया। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में डीएनए को काटना बहुत जरूरी होता है। डीएनए को काट करके तभी तो दूसरी जात का डीएनए जोड़ पाएंगे आप। तो डीएनए एक अदृश्य संरचना है ना, क्योंकि इतना सूक्ष्म है, उसे आप कैंची लेकर तो काट नहीं सकते। इसका मतलब कुछ एंजाइम वर्क में आने चाहिए, है ना। तो इस एंजाइम की खोजकर्ता जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु से नेथन स्मिथ ने खोजा था, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया, और नोबेल प्राइज तो बनता है इनके लिए, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी जो आज बहुत विकसित चीज है, जिसे आप 21वीं शताब्दी में एकदम महारत हासिल किया है, वो एक्चुअल में यहीं से आती है, ठीक। तो प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के एक खास अनुक्रम को पहचान कर उसे काटने वाला एक प्रोटीन या एंजाइम कह सकते हो, आपने पढ़ा होगा सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो एंजाइम बोलो चाहे प्रोटीन बोलो, ठीक। इसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहा जाता है, मतलब वे एंजाइम जो डीएनए को कुछ खास हिस्सों अलग कर देते हैं, उन्हें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। और हमने पीछे बताया आपको कि जिन हिस्सों से उन्हें काटा जाता है, उन हिस्सों का नाम पैलिंड्रोम्स या हिंदी में विलोम पद कहते हैं, ठीक। या बैक्टीरिया में पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो चलो उसका एक बार नाम लिख देते हैं भैया आपको, हीमोफाइलस, अरे हीमोफाइलस लिख लेना सब लोग इसको, है ना। एक ही क्लास तुम्हें ऐसा लगेगा कि गजब की एकदम फीलिंग आ गई, है ना। बोर्ड में कुछ उतना कठिन नहीं है जितना आप समझ के बैठे हैं आजकल। तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी ये तो हो गया जीवाणु। खोजकर्ता का नाम भी भैया लिख लेना। तो पेपर ये मत सोचना कि केवल हमने 70 नंबर ही आज कंप्लीट किया ना, हमने बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रखी हैं। हर पेपर में जो चीजें एक्स्ट्रा बताई जाती है वो अगले मॉडल पेपर के लिए आपको काम में आएंगी, है ना। इसलिए जरूरी है सारी बातों को ध्यान से सुनना। तो नेथन स्मिथ खोज करता है, और जीवाणु का नाम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी है, और ये सन याद रखेंगे 1970 है, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसको। कह रहा है बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काटकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। प्रतिबंधन एंजाइम का इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाता है, जैसे कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। एक तो ये पुनः संयोजक नहीं, ये लिखा है पुनर्संयोजन, जिसे आप इंग्लिश में रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अनुवांशिक क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना, हूबहू तैयार करना, ठीक। डीएनए लाइब्रेरी बनाना, अनुवांशिक विकारों का पता लगाना, विकारों का मतलब बीमारी या डिसऑर्डर या रोग होता है, ठीक। नेक्स्ट है फॉरेंसिक विश्लेषण, यानी इन सभी कामों में किसकी जरूरत पड़ती है, इस एंजाइम की भैया, इसका नाम याद रखेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हमने आपको पीछे लिए थे, जैसे बाम एच फर्स्ट है, इको आर फर्स्ट है, हिंद थर्ड है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। हालांकि आजकल तो मार्केट में कम से कम 200-250 ऐसे एंजाइम खोजे जा चुके हैं जो डीएनए को काट सकते हैं, ठीक। कुछ और खास बातें सुन लो। प्रतिबंधन जो एंजाइम होता है बैक्टीरिया के लिए एक रक्षा तंत्र, हमने पहले ही बताया था कि जो प्रतिबंधन एंजाइम है जीवाणुओं में वायरस से सुरक्षा के लिए पाया जाता है, या वायरस के खिलाफ लड़ाई में मदद करता है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए में 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड के खास अनुक्रम को पहचानते हैं। प्रतिबंधन एंजाइमों को आणविक कैंची भी कहा जाता है। ये नाम आपको हमने पहले आप लिया हुआ था, डीएनए कैंची या डीएनए चाकू बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर खा को लेकर के। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है, ना देख पा रहे हो, चलो मिटाते हैं, अब देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, यानी जो बायोटेक्नोलॉजी उसका एग्रीकल्चर में क्या यूज है। तो चलो इधर कॉन्सेप्ट को समझते हैं ध्यान से। आपने इसमें बीटी फसलें, जीएम फसलें, है ना, बीटी बैंगन, बीटी कपास, ये सब पढ़ रखो, बस यही लिखना होता है, ठीक। पहला, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने से कई फायदे होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की मदद से पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों को संशोधित किया जा सकता है, मतलब उनके लक्षणों को चेंज किया जा सकता है। जो वैरायटी आप चाहिए, जो लक्षण आपको चाहिए, उसको इनहेंस किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, जैसे मान लो भैंस से आपको क्या चाहिए, दूध, तो हम ऐसे जीनों का स्थानांतरण करके नई भैंसों का उत्पादन कर सकते हैं कि उनसे दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। बकरी में ज्यादातर जो चीजें यूज में आती हैं वो उनका मांस है, सिंपल कहें तो जर्नी के रूप में, मतलब बेचने के लिए। तो बेचने के लिए ऐसी बकरियां तैयार की जा सकती हैं जो बकरी मान लो 5 साल या 2 साल में तैयार हो रही है, अब वो बकरी 1.5 साल में उतनी उससे भी बड़ी तैयार हो जाएगी। मतलब मान लो उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि एक बकरी 5 साल में 50 किलो की तैयार होती है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मदद से हम उसी 50 किलो को 3 साल में तैयार कर लेंगे, इतना प्रॉफिट। अब जैसे मान लो भेड़ को ले लो, तो भेड़ को बनाने के लिए क्या करते हैं, भेड़ में तो ऊन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ऊन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो ऊन के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, है ना। बस यही कहानी है, समझते हैं। जैव प्रौद्योगिकी से फसलों की नई और बेहतर किस्में विकसित की जाती है। किस्मों का मतलब वैरायटी या टाइप से, इसमें धान, गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलें शामिल हैं। जैव प्रौद्योगिकी से फसलों की पैदावार बढ़ती है और उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी से फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है, 1 पॉइंट। जैव प्रौद्योगिकी से फसलों को कीटों और रोगों से बचाया जा सकता है, मतलब बाद में उस पर कीटनाशकों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बीटी कपास या बीटी फसल के नाम से जानते हैं। इसमें जो बीटी आप बार बार सुनते हैं,
वो एक जीवाणु का नाम है, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। उसमें खास प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है क्राई। क्या नाम है? क्राई, है ना। ये चीजें याद रखनी है सभी को। कौन सी प्रोटीन है भैया? क्राई। और उस जीवाणु का जो नाम है वो ये है, जो बार बार बीटी बीटी करके बोला जाता है। ये नाम है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, शॉर्टकट में से बीटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बीटी। बीटी एक प्रकार से जीएम फसल है, ठीक। जैव प्रौद्योगिकी से फसलों को सूखे से बचाया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी से फसलों को खरपतवारों से बचाया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी से फसलों की निगरानी आसान हो जाती है। ये सब यूज है बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके सेकंड पेज को लेकर के। हमने का और खा क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, मतलब देख लिए हैं। तो का भी खत्म और खा भी खत्म। अब बात करेंगे गा और घा को, है ना। तो इस वाले पेज पर गा और घा देखेंगे। गा वाला पहला क्वेश्चन है पारजीवी जंतु। एक्चुअल में पारजीवी नहीं है, ये पारजीनी जंतु है ना। पारजीनी का एक वर्ड पेपर में और आता है, वो आता है भैया ट्रांसजेनिक। क्या आता है? ट्रांसजेनिक। ये इंग्लिश वर्ड है। तो इस वाले मॉडल पेपर में पारजीनी पूछा गया, क्या पता आप 2025 के जो बोर्ड में पेपर मिले वो आपको ट्रांसजेनिक पूछ ले क्या है। तो ट्रांसजेनिक भी एक्चुअल में जीएम जीव है। जीएम जीव का मतलब ये होता है जीएम, जेनेटिक मॉडिफाइड। हिंदी में बोले तो अनुवांशिक रूपांतरित, मतलब वे जीव जिनके डीएनए में हेरफेर करके उनके कुछ लक्षणों को चेंज कर दिया गया है किसी पर्पज के हिसाब से, है। वो पर्पज कुछ भी हो सकता है, जैसे भेड़ को एक्चुअल में जब मॉडिफाई किया जाता है तो उसकी ऊन के लिए किया जाता है, ठीक है। गाय और भैंसों को दूध के लिए उनके विटामिन प्रोटीन्स को देख करके किया जाता है। जैसे एक गाय है, आपने पढ़ा होगा जीएम में, रोजी गाय करके, वो बीटा कैरोटीनॉइड से भरी होती है ना। नहीं, उससे क्या नाम, विटामिन ए से। उसका जो दूध होता है वो विटामिन ए के लिए बहुत पावरफुल होता है, ठीक। और एक गोल्डन राइस आपने पढ़ा होगा, उसमें एक तत्व पाया जाता है बीटा कैरोटीनॉइड करके, वो भी विटामिन ए के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं। पारजीनी जंतु वे जंतु होते हैं जिनके डीएनए में बाहरी जीन डाल करके, बताया ना आपने, दूसरे का जीन डाल करके आनुवांशिक रूप से बदला जाता है, मतलब उन्हें चेंज कर दिया जाता है। ये कहानी ठीक वैसी है जैसे आपने रोबोट में देखा होगा, रजनीकांत वाली कहानी है ना। जो रजनीकांत एक रोबोट बनाता है ना, उसमें जो फीचर डालता है ना, वो एक्चुअल में आरडीएनए कह सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकते हो, ठीक है। उसमें बाद में जो विलन ने हेरफेर कर दिया था वो समझो हो गया कुजन की, और जो रजनीकांत साहब ने किया था वो मान लो सुजन की, है ना। यूजेनिक्स, फ्रांसिस गाल्टन, वैज्ञानिक नाम याद रखना है, ठीक है। मतलब वो जो टेक्नोलॉजी उसका खोजकर्ता फ्रांसिस गाल्टन है, ठीक है। कह रहा डीएनए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पारजीनी जंतुओं को ट्रांसजेनिक बोलते हैं, ठीक, जो कि अभी हमने नाम लिखा है। इन जंतुओं को बनाने के लिए चूहा, खरगोश, भेड़, बकरी, सुअर, गाय, भैंस, मछली वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ कुछ कहानी आप क्रिस 3 अगर याद हो, विवेक ओबराय वाली, वही जो काया माया करके बनाता है, उनमें आपने देखा होगा नोटिस करके कि जो एक फीमेल मतलब किसी एक बॉडी में दूसरे का डीएनए मिला देता है और एक नई जाति बन जाती है, इसमें उस लक्षण के बहुत तीव्रता दिखाई जाती है ना। जैसे एक मकड़ी वाला होता है, एक जवान वाला होता है जिसमें बहुत लंबी टंग होती है उसकी, है ना। तो वो सब लक्षण इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण में कुछ नाम दे रखे हैं, ट्रांसजेनिक चूहा, बीटी कॉटन जिसे आप बीटी कपास कह सकते हो, गोल्डन राइस, है ना, सुनहरा चावल बोल सकते हैं। ये एक्चुअल में विटामिन ए के लिए मशहूर है। पारजीनी जंतुओं को बनाने के फायदे सुन लो। इनमें जीनों के नियमन और उनके जैविक प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। इनसे रोगों के विकास में जीन की भूमिका का भी अध्ययन किया जा सकता है। इनसे कुछ जैविक उत्पाद बनाए जा सकते हैं जिनका इस्तेमाल दवाओं के रूप में किया जाता है। इन पर टीकों का परीक्षण किया जा सकता है, मतलब जो वैक्सीन है उनको चेक किया जाता है मनुष्य पर यूज करने से पहले। ये जो बनाए जाते हैं ना ट्रांसजेनिक चूहे या खरगोश या बिल्ली जो भी हैं, और आपको बता दें मेडिकल की लाइन में सबसे ज्यादा चूहे ही मारे गए। रीजन क्या है? क्योंकि कोई भी जब मेडिसिन लॉन्च की जाती है तो उसको एक्चुअल में यूज किया जाता है पहले, तो यूज करने के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये चूहा है। मेडिकल में जब डॉक्टरी सीखी जाती है तो डॉक्टर बनने से पहले सबसे ज्यादा जो जो एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं वो मेढक पर कराए जाते हैं, है ना। तो मेढक और चूहा समझो बायो में क्या कहें, उपकरण है समझो, ठीक है। इन पर टीकों का परीक्षण किया जा सकता है। इनसे औषधियों और दूसरे उत्पाद बनाए जा सकते हैं जिसे आणविक कृषि बोलते हैं, मॉलिकुलर फार्मिंग, ठीक है। ये तो कहानी हो गई पारजीनी जंतुओं को लेकर के। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर घ की, जिसमें दो टॉपिक हैं, एक तो उत्पादन और अपघटन में अंतर, और अगला भी है परजीविता एवं सहभोजिता में अंतर। तो आपके सामने एक इमेज है, ये उत्पादन है और ये अपघटन है। तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं, ये लाइन उत्पादन के लिए है और इस तरफ का भैया अपघटन के लिए है। तो चलो एक एक करके पढ़ देते हैं, शायद क्लियर ना दिख रहा हो।
सरल उत्पादन में पहला पॉइंट, सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण उत्पादन कहलाता है। अपघटन में बात करें पहला पॉइंट, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थ के जटिल बड़े अणुओं का सरल अकार्बनिक पदार्थों में जो विघटन है वो अपघटन कहलाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यह एक एनाबोलिक क्रिया जिसे हिंदी में उपचयी बोलते हैं, उपचयी है ना। और अपघटन में यह एक कैटाबोलिक क्रिया जिसे आप अपचयी बोलते हैं। कैटाबोलिक और एनाबोलिक मिलाकर के मेटाबोलिक बोला जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट थर्ड, इस प्रक्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और इसमें है जटिल रासायनिक पदार्थों के अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में डिस्ट्रॉय होती है। मतलब जब कोई डेड बॉडी जब क्षय होती है, मतलब डिस्ट्रॉय होती है, तो उससे हीट निकलती है। ठीक है। ऐसा आपने सिंपल बता दें, बहुत सिंपल बात बताते हैं। जब आप देखते नहीं, जब किसी मरे हुए जानवर को एक स्थान पर डाला जाता है तो वहां पर थोड़ी सी हीट आपको फील होती है। ऐसा आप देख भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट हैं बिना खर्चे वाले, उन्हें तो आप कम से कम समझ सकते हैं। जहां पर कोई जानवर जैसे मान लो मरा पड़ा हुआ है, तो वहां से थोड़ा पास से गुजरिएगा, आपको थोड़ा सा गर्मी सा महसूस होगा। बात समझ में आ गई नहीं? पर ये उतना लेवल नहीं होगा कि आप भयंकर एकदम से हीट कर जाएंगे, है ना, कि 40 डिग्री पर थे और एकदम से 55 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मान लो नॉर्मल टेम्परेचर 40 है, तो उस डेड बॉडी के आसपास का जो टेम्परेचर होगा 1-2 डिग्री मैक्सिमम रहेगा। ठीक है। ये मतलब होता है, क्योंकि उससे जो एनर्जी वो बाहर निकल रही है हीट के रूप में। यानी जब भी कोई बॉडी अपघटित होती है तो उससे ऊष्मा निकलती है ऊर्जा के रूप में। ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कच्चा माल जल व कार्बन डाइऑक्साइड व उत्पाद जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसमें कच्चा माल जटिल कार्बनिक पदार्थ तथा उत्पाद जल व कार्बन डाइऑक्साइड है। लास्ट पॉइंट, प्रमुखता प्राथमिक उत्पादन होता है, शाकाहारी स्तर पर होने वाला उत्पादन द्वितीयक उत्पादन कहा जाता है। इसमें भी यह लास्ट पॉइंट, अपघटन एक ही प्रकार का होता है। ठीक। इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। लास्ट बात करें इसमें परजीविता और सहभोजिता को लेकर, तो उसका अंतर सामने इधर लिखा हुआ है। तो एक हमने ऊपर लाइन परजीविता की लिख रखी है और नीचे सहजीविता की। तो परजीविता में ऊपर लिखा हुआ है कि परजीविता में 2 या अधिक जीव शामिल होते हैं जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और दोनों जीवों को लाभ होता है। ठीक है ना। ये हो गया परजीविता। सॉरी, ये गलत लिख दिया हमने, ये है सहजीविता का। तो परजीविता में क्या होता है, 2 जीव शामिल तो होते हैं बट जीवन रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, पर दोनों को लाभ नहीं होता भैया। इसमें एक को लाभ होता है और एक को नुकसान होता है। ठीक है। इसमें दोनों जीवों को लाभ नहीं होता है। ठीक। एक को होगा लाभ और दूसरे को होगी हानि। ये थोड़ा लिख लेना सही करके। ठीक। एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि। ठीक है। परजीविता का सिंपल उदाहरण समझ लो आप, जैसे मनुष्य के शरीर पर रहने वाले जुएं ले लो, ये बाह्य परजीवी है। अंतः परजीवी के रूप में वह स्कैरिस वगैरह ले लो, तो क्या इनसे कोई फायदा है? केवल नुकसान है। ठीक है। तो उनका फायदा है बट हमारा नुकसान है। तो अगला है सहभोजिता। सहभोजिता अभी आप पीछे हमने बताया था कि टेबल पर बैठकर खाना जैसा है। इसमें कई जीव एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और सबको फायदा होगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो कह रहा सहभोजिता में 2 या अधिक जीव शामिल होते हैं जो जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं और केवल एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे साथी को कोई नुकसान नहीं होता। मतलब जो ज्यादा खाना चाहेगा वो ज्यादा खा लेगा तो उसका फायदा हो जाएगा, बट नुकसान किसी का नहीं होगा। ठीक। जो सहजीविता होता है उसमें दोनों को लाभ होता है, जो उसमें पहले से लिखा हुआ था। ठीक। अब बात कर लेते हैं जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आएंगे 3, है ना। यानी 3 क्वेश्चन आपको पेपर में भैया 5-5 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, और याद रखेंगे ये सब अथवा में भी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे होंगे 2 टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी है 2 टॉपिक है, जो 5 नंबर में अथवा में भी है। यानी यहां पर आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इनको हमने एक पेज पर लिया है, तो थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश है, इसलिए हमने इसका एक वर्जन लिया। जैसे हमने क्वेश्चन 7 का मानो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाया है। अब इसका अथवा वाला जो पुष्पी पौधों में लघु बीजाणु जनन हमने उसको नहीं लिया हुआ है। ठीक है। ताकि हमने सोचा वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए ये आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने अनुवांशिक कूट तो लिया है बट जैव विकास के बारे में नहीं बताया आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये वाला टर्म तो लिया है कि पौधों की जो विविधता है वो 22% है, जंतुओं की 72% है, और ये अधिकता क्यों, ये बात ये तो हमने समझाया है, पर हमने किसी भौगोलिक क्षेत्र में जात क्षेत्र के कारण नहीं बताए। ठीक है। मतलब हमने इसमें एक क्वेश्चन तो बताया बट अथवा वाला टर्म नहीं सॉल्व किया है। ठीक। तो चलो देखते हैं, और आज की क्लास से हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पहला टर्म आज की क्लास का है इसमें कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। तो आपके सामने इमेज है, तो सबसे पहले आप इनके डायग्राम को देख लीजिएगा, तो इनमें नाम समझ लीजिए, है ना। तो इस वाले कंडीशन में तो नाम लिखे ही है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, नहीं तो एक बार हम पढ़ देते हैं। ठीक। तो ये वाला जो आप बेलनाकार संरचना देख पा रहे हैं, ये वाला, चलो इसे थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ये वाला हिस्सा,
ये पेनिस है ना, जिसे हिंदी में सिसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिसन। ठीक, ये पेनिस वर्ड है। और ये वाला जो आप बादाम जैसी संरचना देख पा रहे हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये एक्चुअल में वृषण है, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस, है ना। अब टेस्टिस के ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ऊपर बहुत कुंडली संरचनाएं पाई जाती है, उसे एपिडिडाइमिस बोलते हैं, हिंदी में अधिवृषण बोलते हैं। तो एपिडिडाइमिस, चलो हिंदी नाम लिख देते हैं। अधिवृषण, है ना। इसकी लंबाई भी याद रखना भी है, लगभग 6 मीटर या इससे भी थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक, और इसकी जो संरचना होती है वो कॉमा जैसी होती है, ऐसे मुड़ी हुई, है ना। और ये वाली जो पाइप टाइप लगी रहती है ये चीज, वो होती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बोले तो मूत्र मार्ग या यूरिन का रास्ता, जहां से यूरिन निकलता है ना। अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में भैया जो, सॉरी, ये यहां पर जो छिद्र होता है वो एक होता है ना। ये जहां पर जो छिद्र होता है वो एक होता है। एक छिद्र होता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में वेजिनल पोर अलग होता है और यूरिनल पोर अलग होता है। ठीक, तो यहां तक उम्मीद करते समझ में आया होगा। और इसका जो पेनिस का जो हेड है वो ग्लांस पेनिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लांस पेनिस। यानी ये वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है ग्लांस पेनिस। सिसन मुंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिसन मुंड। तो ग्लांस पेनिस। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये वाली पाइप तो यूरेथ्रा कहलाती है। अब इसमें है कुछ सहायक जनन ग्रंथियां। तो ये वाला जो आप ये थोड़ी थोड़ी संरचना देख पा रहे हो, इन्हें बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरिथ्रल। और इसके पास जो ऊपर ये ऐसे नहीं, सेम के बीच जैसे हाफ हाफ करके बनी हुई ऐसे, ये जो हमने हाफ हार्ट टाइप संरचना बनाई, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। ये इसकी कहानी थोड़ी सी अच्छी ये है कि इसका बढ़ती उम्र के साथ इसका जो आकार है वो बढ़ जाता है। जब इसका आकार बढ़ जाएगा तो जो बीच में यूरिन वाली पाइप या सीमेन वाली पाइप है वो एक्चुअल में संकुचित हो जाती है। संकुचित हो जाएगी तो यूरिन में प्रॉब्लम आती है। तो यूरिन में जब प्रॉब्लम आती है तो चूंकि ये ऐसा देखने को मिलता है वही 40-45 प्लस ईयर में, है ना। तो डॉक्टर क्या करता है? इस ग्लैंड को ही निकाल देता है। हालांकि इसका काम होता है निषेचन, सॉरी, जब मैथुन क्रिया होती है उसमें सीमेन का 30% ये कवर करता है। जो प्रोस्टेट है वो सीमेन के निर्माण में कितना परसेंट कवर करता है? 30। कितना कवर करता है? 30। और जो शुक्राशय होता है वो 70% कवर करता है। जो काउपर होता है वो सीमेन के निर्माण में भाग नहीं लेता है। वो एक्चुअल में प्री कम जो सीमेन होता है, मतलब सीमेन के एजेकुलेशन से पहले जो व्हाइट सब निकलता है या कह लें चिपचिपा पदार्थ, फ्लेस्मिक जो पदार्थ निकलता है, उसके निर्माण के लिए जो ग्रंथ होती है वो काउपर होती है। ठीक है, वो हालांकि सीमेन के निर्माण में भाग नहीं लेता है। शुक्राशय भाग लेता है 70%, प्रोस्टेट भाग लेता है 30%। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर इसके शुक्राशय दे रखे हैं, ये वाले हिस्से, ये भी पेयर में होते हैं। ये देखो सेमिनल वेसिकल दे रखा है। ठीक है, ये शुक्राशय होता है। और यहाँ पर भैया जो सीमेन का है वो 70% भाग कवर होता है। इसी में कुछ भाग खास होते हैं, आपने नाम सुने होंगे उनके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, फ्रक्टोज है, सिमेनोजेलिन है। सिमेनोजेलिन खास प्रोटीन है। फ्रक्टोज की खास बात करें तो एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी में, मतलब मेल बॉडी में, जो फ्रक्टोज है वो केवल और केवल सेमिनल वेसिकल में ही बनता है, शुक्राशय में ही देखने को मिलता है। और यहां देखने का मतलब ये है कि ये वाला जो पदार्थ है फ्रक्टोज जिसे बोलते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में चूंकि एक ही जगह बनता है, इसलिए इसका जो यूज है वो रेपिस्ट की जांच करने में किया जाता है ना। तो ये बलात्कार के केस को सॉल्व करने के लिए इस फ्रक्टोज की जांच भी की जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये यूरिनर ब्लॉडर है, जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है, मतलब पेशाब का एक थैली होता है। और ये पेशाब की थैली मतलब नलिकाएं हैं, जिन्हें आप यूरेटर बोलते हैं। बात समझ में आई सभी को? ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इधर इसका एक दूसरा व्यू दे रखा है, ये इसका इंटीरियर व्यू है, जिसे आप अधर दृश्य बोल सकते हैं। यहाँ पर भी कहानी सेम है। तो पेपर में भैया आप ये वाला बनाइएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप ये वाली चीज सीख लीजिएगा अच्छे से। ये नहीं बनाएंगे तो कोई समस्या उतनी ज्यादा नहीं है। ये प्यूबिक बोन है जो कि श्रोणि क्षेत्र में पाई जाती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा और स्क्रोटम, स्क्रोटम एक्चुअल में होता है टेस्टिस का कवर, टेस्टिस का खोल, है ना। इसकी खास बात ये है कि ये मौसम के अकॉर्डिंग होता है ना। आपने देखा होगा मेल बॉडी में जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं। शरीर से बाहर होने का रीजन ये होता है क्योंकि इसमें बनता है स्पर्म, और स्पर्म का जो टेम्परेचर होता है, वैलिड टेम्परेचर, वो ह्यूमन बॉडी से कुछ कम होता है। मतलब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी
ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो इनसे कुछ कम चाहिए। तो मान लो है 34-35, कितना चाहिए 34-35। अब इस टेम्परेचर पर शुक्राणु परिपक्व होता है, तो ये वाला टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा, क्योंकि बॉडी के अगर ये अंदर होते तो टेम्परेचर होता 37, तो शुक्राणु भी मर जाता, शुक्राणु मर जाता। तो जो आबादी आप देख रहे हैं ना 800 करोड़ वर्ल्ड की, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ है प्रेजेंट टाइम, हालांकि 800 करोड़ प्लस है, तो वो फिर नहीं हो पाती है ना। तो जो स्क्रॉटम है या कह ले स्क्रॉटम के अंदर जो टेस्टिस हैं वो शरीर से बाहर होते हैं, मेल बॉडी की बात कर रहे हैं ये, है ना। तो इनका आकार आपने पढ़ रखा होगा बादाम के जैसा, और इनका जो वजन है वो लगभग 25 ग्राम के आसपास होता है। इनकी चौड़ाई लंबाई 3-4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर करके, डेटा याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। इनमें कुछ स्तर भी होता है, जैसे इनमें ट्यूनिकी पाया जाता है, मतलब इनकी जो लेयर होती है वो थर्ड होती है, इसलिए ट्यूनिकी बोल देते हैं। और इनका जो बाहर आउटर कवर होता है उसे भैया हम बोलते हैं, ये वाला नाम कहाँ गया, इसमें दे रखा ये स्क्रोटम, हिंदी में वृषण कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण कोष। खास बात इसकी ये है कि ठंडियों के टाइम में जो कि बॉडी का टेम्परेचर लेस होता है थोड़ा सा, तो ये बॉडी से चिपक के रहते हैं, मतलब जो स्क्रोटम है बॉडी के करीब रहता है, जो टेस्टिस है वो बॉडी के करीब रहते हैं। जबकि गर्मियों के टाइम चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो बॉडी से थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब लटक जाते हैं, ठीक है। ये कहानी आप थोड़ी याद रखिएगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो शुक्राणुओं का परिपक्वन है वो 34 से 35 के आसपास होता है, ठीक है, 34 से 35 के आसपास का होता है। ठीक, कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को। ठीक, कुछ बातें इधर सामने लिखी हैं हमने, वो देख लीजिए आप। पुरुष प्रजनन प्रणाली में ये अंग होते हैं कुछ खास, अंडकोश जिसे आप स्क्रोटम बोलते हैं, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपने द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए पढ़ रखा होगा, यानी पुरुषों में जो दाढ़ी मूंछों का विकास या आफ्टर प्यूबर्टी जो चेंजेस आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आते हैं। एक हार्मोन और आपने पढ़ रखा होगा एंड्रोजन, है ना। तो मेल हार्मोन 2 हैं, मेल हार्मोन कितने हैं 2। एक कौन सा है एंड्रोजन, और अगला नाम है भैया टेस्टोस्टेरोन। अगले मॉडल पेपर में याद करके हम फीमेल सिस्टम को भी ले लेंगे, तो उसके बारे में बता देंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एपिडिडाइमिस, अंडकोश से जुड़ा अंग जहां शुक्राणु एकत्र होकर परिपक्वन करते हैं। तो ये सवाल पूछा गया शायद मेरे ख्याल से, शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, तो ये वाला सवाल है एपिडिडाइमिस, है ना, जहां पर रह करके परिपक्वन करते हैं। इसकी अपनी एक डेट होती है, मतलब मंथ होते हैं, 2 महीने या 3 महीने करके कुछ। वासा डिफरेंसा जो एक ट्यूब होती है जिसके द्वारा शुक्राणु एपिडाइमिस से लिंग तक ले जाती है ना, मतलब एक नलिका होती है जो शुक्राणु को कहां ले जाती है, एपिडाइमिस से लिंग तक। एपिडाइमिस ये संरचना है, यहां से शुक्राणुओं को ऐसे यहां से ला करके लिंग तक लेकर जाने का काम कौन करता है, वासा डिफरेंसा, ये वाली नलिका है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वीर्य पुट्टिका और पोस्टर ग्रंथ। ये अंग वीर्य के लिए तरल पदार्थ बनाते हैं, मतलब सीमेन बनाते हैं। याद रखेंगे सीमेन और स्पर्म अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। स्पर्म शुक्राणु के नंबर को बोल देते हैं आप, है ना, और जबकि सीमेन एक माध्यम है, ठीक, जिसमें अन्य अनेक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम आपने पढ़ रखा होगा हाइलुरोनिडेज करके, जो काम क्या करता है, मैथुन के टाइप या कह लें निषेचन के टाइम जो अंडाण होता है उसकी दीवार को तोड़ने का काम करता है, जिसका नाम आपने पढ़ रखा होगा कोरोना रेडिएटा या जोना पेलिसिडा करके, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरिन मार्ग, जिसे आप यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कर सकते हैं, या ट्यूब मूत्र और वीर्य को लिंग से बाहर निकालते हैं। हमने पहले ही बताया था ये वाला जो छिद्र है वो एक ही होता है, यही कारण है कि एक ही टाइम पर दोनों काम नहीं हो सकते, मतलब सीमेन जब निकल रहा होगा उस टाइम यूरिन नहीं हो सकता, निकल सकता, और यूरिन निकलने के टाइम सीमेन नहीं निकल सकता। कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिल सकता है कि यूरिन के साथ में सीमेन भी निकल आता है, और ऐसे केस में उनको भयंकर जलन होती है, तो उन्हें अपने अच्छे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए ना। ये खतरनाक बीमारी हो सकती है और ये मौत का कारण भी बन सकती है, क्योंकि बहुत भयंकर जलन और बहुत भयंकर दबाव बनता है उससे। नेक्स्ट लिंग, जिसे आप पेनिस बोल सकते हैं, पुरुष का यौन अंग है। यौन उत्तेजना के दौरान लिंग में खून भर जाता है जिससे इरेक्शन होता है ना, जिसके थ्रू सीमेन बाहर निकलता है, जिसे इंग्लिश में इजैकुलेशन बोलते हैं, हिंदी में स्खलन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें उम्मीद करते हैं सभी को समझ आई होंगी। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भैया। कह रहा अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले अनुवांशिक कूट, उसकी एक टेबल भी हमने ली, हालांकि पेपर में पूछी नहीं है, बट अगर आप बना देंगे तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। कह रहा अनुवांशिक कूट से आशय उन नियमों से है जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाएं अनुवांशिक पदार्थ में कूटबद्ध सूचना को प्रोटीनों में स्थानांतरित कर देती हैं। आपने पढ़ा होगा अनुलेखन और अनुवादन। कूट का यह स्थानांतरण ट्रांसलेशन राइबोसोम द्वारा किया जाता है। सभी प्राणियों का अनुवांशिक कूट बहुत सीमा तक एक समान होता है। सिंपल कहें तो पूरे अर्थ पर जितने भी जीव हैं सबके लिए कोड सेम होते हैं। उनके नंबर भैया 64 हैं। 64 ही क्यों, ये बात भी थोड़ा सा बता देते हैं। एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन निर्माण के लिए 20 एमिनो भाग लेते हैं, और कहानी इनकी ये है कि हर एमिनो के लिए कम से कम एक कोड चाहिए होता है।
तो कोड बनाने का अपना एक शेड्यूल होता है। अक्षर टोटल होते हैं 4। आरएनए की कोड की बात करें तो AGCU 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर से मुझे 20 कोड बनाने हैं, तो 20 बनाने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है। आप एक अक्षर यूज करेंगे तो 4 कोड बनेंगे, 4 की पावर 1 करके, अब यहाँ पर चलो नहीं बताएंगे। और 2 अक्षर यूज करेंगे तो 16 कोड बनेंगे, 3 अक्षर बनाएंगे तो 64 कोड बनेंगे। चूंकि हमें 16 20 से कम है और जो 20 से ज्यादा वाला नंबर बस उसी को पकड़ कर चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोड बनाने के तरीके हैं, तरीकों के लिए इसमें नंबर दे रखा है। करते क्या वो समझ लो आप। UCAG ये पैटर्न यहां पर फॉलो किया गया है, ठीक। UCAG है ना, UCAG बहुत सिंपल कहानी है। आप किन्हीं 2 की गुणा कीजिए और अगली सीरीज को उतार दीजिए, ठीक है। 4 बार करना होता है क्योंकि उधर 4 अक्षर हैं, तो हमने यू को यहाँ पर 4 बार उतार दिया, आप देख भी पा रहे होंगे 4 बार लिखा है। और फिर इस UCAG वाली लाइन को सीधा सीधा चिपका दिया है। सेम कहानी यहां पर भी है, सी और यू की गुणा हमने 4 बार करी है, तो CU आप 4 बार देख पा रहे होंगे, और UCAG को उठाया और सीधा सीधा चिपका दिया, है ना। इससे आपने ये सीखा कि टेबल बनाना बहुत आसान काम है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके अंदर जो आपने देख रहे होंगे, इन 2 कोडों के लिए PHE लिखा है, इनके लिए LEU लिखा है। एक्चुअली में ये एमिनो अम्लों के नाम है, उनके शॉर्टकट लिखे हैं। चलो हम एक बार पूरा पढ़ करके आपको सुना देते हैं। इन 2 कोडों के लिए फेनिल एलानिन है, ल्यूसिन है, ये ल्यूसिन है, ये आइसोल्यूसिन है, और ये भैया कोडानों का फर्स्ट कोडान है। मतलब ये समारंभन या प्रारंभन कोडान है जहां से प्रोटीन निर्माण की क्रिया शुरू होती है, और इसके एमिनो अम्ल का नाम है मेथियोनिन, ठीक है। इन चारों के लिए भैया वैलिन एमिनो अम्ल जिम्मेदार है, इन चारों के लिए सेरीन, इन चारों के लिए प्रोलीन, और इन चारों के लिए थ्रियोनिन, इन चारों के लिए एलानिन, इन दोनों के लिए टायरोसिन। ये वाले 2 कोड और ये वाला 1 कोड जिनके लिए स्टॉप कोडान लिखा है, मतलब श्रृंखला में जब ये आ जाएंगे प्रोटीन निर्माण के समय तो प्रोटीन निर्माण का काम बंद हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के लिए हिस्टिडीन है, इन दोनों के लिए ग्लूटामीन है, इन दोनों के लिए एस्पर्जीन है, इनके लिए लाइसीन है, इसके लिए एस्पार्टिक अम्ल है, ये ग्लूटामिक एसिड है, ये सिस्टीन है, ये ट्रिप्टोफेन है, और ये आर्जिनिन है, ये सेरीन है, ये आर्जिनिन है, और ये ग्लाइसिन है, ठीक है। तो ये सारे एमिनो अम्लों के नाम है जिनके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक। चलो बात करते हैं इनकी विशेषताएं। विशेषताएं खास है बहुत। पहला पॉइंट, आनुवांशिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो आप देख रहे होंगे हर कोड, चाहे जो भी आप उठा करके देख लो, सब कोड भैया 3 ही 3 अक्षर का है, ठीक है। इसमें एक कोड समारंभन है जिसके लिए एमिनो अम्ल का नाम मेथियोनिन है और कोड का नाम AUG, और ये रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। ये वाले 3 कोड स्टॉप कोडान है, एंकर, और पता नहीं इनके नाम मुझे याद नहीं, चलो इस समय छोड़ो, UA, UAG और UGA, ठीक है ना। ठीक, बात कर लेते हैं इसके विशेषताओं को लेकर के। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, आनुवांशिक कोड कॉमा विहीन होता है, मतलब श्रृंखला पर जब ये कोड आएंगे तो किन्हीं भी 2 कोडानों के बीच कॉमा नहीं होगा, ठीक। यानी 2 कोडानों के बीच कोई रिक्त या विराम नहीं होगा, ठीक। आनुवांशिक कोड सार्वत्रिक होता है, मतलब ये यूनिवर्सल होता है, चाहे किसी प्लांट का हो, किसी एनिमल का हो, चाहे किसी माइक्रोब्स का हो। पौधे, जीवाणु और वायरस सभी में एक ही तरह का जेनेटिक कोड होता है। आनुवांशिक कोड में कुछ कोडान ऐसे होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की शुरुआत और अंत करते हैं। इन्हें क्रमशः प्रारंभन और समापन कोडान कहते हैं। तो भैया जो अपना AUG है वो प्रारंभन कोडान है, और ये वाले 2 और एक वाला ये तीनों समापन कोडान है। आनुवांशिक कोड में कुछ कोडान ऐसे होते हैं जो किसी भी एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं, बल्कि श्रृंखला का निर्माण की प्रक्रिया को रोकते हैं। इन्हें मैनरिंग कोडान कहते हैं। मैनरिंग बोलो चाहे स्टॉप कोडान, यही वाले हैं, मैनरिंग या स्टॉप कोडान, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आनुवांशिक कोड में एक कोडान हमेशा एक ही एमिनो अम्ल को कोडित करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2, जैसे मान लो ये वाला कोड 2 बार रिपीट हो जाए, तो ऐसा नहीं कि ये वाला एमिनो अम्ल एक ही बार में 2 बना जाएगा ना, अगली बार दूसरा आएगा, ठीक है। अलग अलग होते हैं। आनुवांशिक कोड में एक कोडान हमेशा एक ही एमिनो अम्ल को कोडित करता है। आनुवांशिक कोड में AUG को प्रारंभन कोडान कहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, जबकि UA, UG और UAG उधर से आप देख लीजिए, इन्हें समापन कोडान कहते हैं। आनुवांशिक कोड में प्रोटीन निर्माण के लिए कुल 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। हालांकि एक पॉइंट ये भी लिखा जा सकता है कि अधिकतम किसी के लिए कितने कोड जिम्मेदार है, मिनिमम कितने के लिए। अगर इस टेबल को ध्यान से देखें तो किसी एक एमिनो अम्ल के अधिकतम कोड 6 है और मिनिमम कोड 1 है। जैसे इसके लिए देखो एक ही कोड है, बात समझ में आ गया ना। मेथियोनिन एक ही जगह आप इसमें लिखा देख पाएंगे, जबकि कुछ एमिनो अम्ल कई कई जगह लिखे मिलेंगे। जैसे देखो आर्जिनिन देख लो आप, आर्जिनिन आपको 6 जगह मिला गया, मतलब इन चारों कोडानों के लिए भी आर्जिनिन और इन दोनों के लिए भी आर्जिनिन, ठीक है। ये 6 है। चलो बात कर लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का हमने ये वाला पार्ट लिया हुआ है। कह रहा है पौधों की जाति विविधता 22% है, जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। तो बताइए ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख रखे, ध्यान से समझो। कह रहा है जंतुओं में पौधों की तुलना में ज्यादा जैव विविधता पाए जाने के कुछ कारण है। क्या कारण है, सामने देख रहे होंगे। पहला पॉइंट,
अनुकूलन की क्षमता जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र होता है, जिससे वे अपने वातावरण के मुताबिक खुद को ढाल सकते हैं, जबकि पौधे ऐसा नहीं कर सकते। प्रचलन का गुण, क्योंकि हम लोग चल सकते हैं, पौधे चल नहीं सकते। जंतुओं में प्रचलन का गुण होता है जिससे वे मुश्किल परिस्थितियों में जगह बदल लेते हैं और खुद को बचा लेते हैं। वही पौधे स्थिर होते हैं, इसलिए वो मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर रहते हैं। अब जैसे मान लो ठंडी हो रही इतनी ज्यादा, तो तुम तो अपने घर के अंदर हो, कमरे के अंदर बढ़िया हीटर ब्लोअर लगा के लेटे हो, पौधों के लिए ऐसा नहीं है। ठीक। गतिशीलता की बात करें, पौधों में गतिशीलता नहीं होती, जबकि जंतु में गमन पाया जाता है। संवेदनशीलता, जंतुओं में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र उन्हें अधिक संवेदनशील बनाते हैं, इससे वे अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव कर अपने आप को सतर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतरीन जरूर लगी होगी। और क्लास भैया अगर आपको अच्छी लगा करे तो आपसे कोई खास डिमांड तो है नहीं हमारी, है ना। आपके लिए अगर मेहनत करते हैं तो कुछ नहीं यार, लाइक कर दिया करो, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप आने लगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और याद करा दें आपको वापस से कि यहाँ पर जो सारी क्लासें हैं वो आपको फ्री मिलेंगी, और वादा करते हैं आपसे कि बोर्ड में बायोलॉजी और फिजिक्स से रिलेटेड ऐसा आप एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा जो इस क्लास से ना आया हो। ठीक है, तो ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।